ओके, चलो अब डब्ल्यूटीओ के बारे में हम देखते हैं कि डब्ल्यूटीओ काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और यही इकलौती यहाँ पे ऐसी ऐसा ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो यहाँ पे सारे ट्रेड जितने भी दुनिया में ट्रेड हो रहे हैं उनको यहाँ पे ये रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेट इन द सेंस मतलब सब जो यहाँ पे एग्रीमेंट्स बन रहे हैं इंटरनेशनली, सब जो यहाँ पे बनते हैं एग्रीमेंट्स, चाहे वो बायलेटरल हो या फिर वो बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में कोई ट्रेडिंग हो जैसे आरसेप हो, ठीक है। तो वो सारे जो अग्रीमेंट्स बनते हैं वो यहाँ पे डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइंस के अंडर यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या होता है। तो देखो यहाँ पे डब्ल्यूटीओ जो है वो यहाँ पे कब बनता है, 1995 में आता है। इससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन होती थी, गैट, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। ये इससे पहले होती थी, इसको फिर यहाँ पे इसमें डब्ल्यूटीओ में यहाँ पे कन्वर्ट करा गया। ओके, तो देखो यहाँ पे डब्ल्यूटीओ यहाँ पे एक 1986 में जब ये गैट थी, ठीक है, 1986 से 93 के बीच में यहाँ पे गैट के कुछ ना कुछ यहाँ पे राउंड्स होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे बातचीत चलती है कि हमें यहाँ पे एक और एफिशिएंट बॉडी बनानी चाहिए, ठीक है। और ये जो राउंड्स होते हैं, ठीक है, ये जो 4-5 साल के यहाँ पे जो राउंड्स हो रहे हैं, यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि डब्ल्यूटीओ को कैसे यहाँ पे क्रिएट करा जाए। इनको हम बोलते हैं उरागुए राउंड, ठीक है। तो उरागवे राउंड के अंडर जो है यहाँ पे सारे जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं उससे यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है वो यहाँ पे डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे 1994 में फाइनली क्या होता है, ये लोग अग्रीमेंट साइन करते हैं सारी कंट्रीज। और ये अग्रीमेंट जो होता है इसको हम बोलते हैं माराकेश अग्रीमेंट, ठीक है। ये माराकेश अग्रीमेंट को हम एक और नाम से जानते हैं, कॉमनली या फेमसली इसको बोलते हैं डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना हो रही है वो यहाँ पे इस माराकेश अग्रीमेंट के अंडर यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1995 में आ जाता है आपका डब्ल्यूटीओ, ठीक है। अब यहाँ पे डब्ल्यूटीओ जो है, इंडिया जो है इसका ये जो पूरा यहाँ पे नेगोशिएशंस हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पे जो पूरा माराकेश अग्रीमेंट साइन हो रहा है, इंडिया इसका पार्टिसिपेंट था और इंडिया डब्ल्यूटीओ का जो है यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली हम करना क्या चाह रहे थे, डब्ल्यूटीओ में हम यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे जो गुड्स हैं यहाँ पे जो आपस में ट्रेड हो रहे हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, ठीक है, इनका आपस में ट्रेड को हम रेगुलेट करना चाह रहे थे। 5 यहाँ पे अग्रीमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो वो 5 अग्रीमेंट किसके अंडर होते हैं यहाँ पे, एक होता है आपका जो आपका एक होता है आपका एग्रीकल्चर के ऊपर, कि अगर यहाँ पे दुनिया में कोई भी एग्रीकल्चरल कमोडिटी पर ट्रेड हो रहा है तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक अग्रीमेंट बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे एक और अग्रीमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिप्स। ट्रिप्स क्या होता है, ट्रिप्स होता है यहाँ पे ट्रेड रिलेटेड ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं, ठीक है, उस जिस जो पेटेंट्स यहाँ पे लोग होल्ड करते हैं ना कि हमने यहाँ पे कुछ न्यू इनोवेट किया, अब उसको वहाँ पे वो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कोई न्यू वैक्सीन बनाई इन्होंने, इसका ये लोग पेटेंट होल्ड करेंगे। पेटेंट होल्ड करने का मतलब क्या होता है, आपके पास एक एक्सक्लूसिव राइट होता है। मानो कि यहाँ पे पेटेंट जो है यहाँ पे 20 साल के लिए प्रोवाइड करा जाता है कि इस 20 साल के लिए इसका जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है वो आपके हाथ में रहेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें या सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें, ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे मैं ऐसे सुपरफिशियल ऐसे बता रही हूँ, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ होगा। तो ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है यहाँ पे क्या है, इसके पास इसने पेटेंट कराई होगी कोविशील्ड वैक्सीन, ठीक है। अब इनके पास यहाँ पे एक्सक्लूसिव इसको प्रोड्यूस करने का यहाँ पे अधिकार रहेगा अंडर ट्रिप्स अग्रीमेंट, कि हम 20 साल तक के लिए यहाँ पे इसको प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई यहाँ पे कंपनी आके इनका फॉर्मूला लेके यहाँ पे इसको प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है तो वो यहाँ पे वायलेशन माना जाएगा किस अग्रीमेंट का, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट जो यहाँ पे प्रोवाइड करे हुए हैं ट्रिप्स के अंडर डब्ल्यूटीओ में, उसका यहाँ पे ये वायलेशन माना जाएगा, ठीक है। फिर फिर आपके 2-3 अग्रीमेंट्स और हैं, मेन आपके जो हमारे हैं वो यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हैं और एक ट्रिप से रिलेटेड जो हैं, ठीक है। वो दूसरे जो 2-3 अग्रीमेंट है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक सर्विसेज के लिए है, ठीक है। और 1-2 एग्रीमेंट्स है, तो मेन जो हमें देखना है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर और ट्रिप्स वाला देखना है। ओके,
अब देखो यहाँ पे इसका यहाँ पे वो क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर जो है वो यहाँ पे स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, 1995 में वही 1 जनवरी से ये एग्जिस्टेंस में आती है। और यहाँ पे क्रिएट किसे हुई है, अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम ये जो उरुग्वे राउंड्स जो हो रहे थे ये 86 से और 93 या 94 के बीच में, उस समय इसकी यहाँ पे पूरा नेगोशिएशंस हो रहे थे। ठीक है, मेंबर्स कितने होते हैं यहाँ पे, जो अभी एग्जिस्टिंग मेंबर हैं वो यहाँ पे 164 मेंबर्स हैं, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 98% कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रखी हैं। ठीक है, बजट इसका इतना होता है, नॉट इम्पॉर्टेंट। और सेक्रेटेरिएट में यहाँ पे कुछ स्टाफ है इनका। ठीक है, आपके जो हेड हैं, जो डायरेक्टर जनरल हैं, वो यहाँ पे नाइजीरिया से हैं। ठीक है, शी इज़ अ लेडी, और उनकी फ़ोटो भी देख लो। तो शी इज़ द लेडी, शी इज़ फ्रॉम नाइजीरिया, और ये अभी डब्ल्यूटीओ की जो पूरी हेड है, डायरेक्टर जनरल है आई मीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका काम क्या रहता है डब्ल्यूटीओ का। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सारे अग्रीमेंट्स रहते हैं वो सब जो है उसकी गाइडिंग, जो यहाँ पे जो गाइडलाइंस जो बनेगी, जो उसकी अग्रीमेंट्स बनेंगे, वो यहाँ पे डब्ल्यूटीओ के गाइडलाइंस के अंडर यहाँ पे बनेगी। जो यहाँ पे एक आइडियल इन्होंने मॉडल फ्रेमवर्क तैयार कर रखा है, उसी के हिसाब से यहाँ पे जो अग्रीमेंट्स हम बनाएंगे वो यहाँ पे डब्ल्यूटीओ के अंडर बनाएंगे। दूसरा, अगर यहाँ पे ये गाइडलाइंस नहीं होंगी, ठीक है, तो फिर कोई भी यहाँ पे कंट्री जो होगी अपने हिसाब से ट्रेड को चलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा एक ग्लोबली यहाँ पे गवर्निंग एक गाइडलाइंस रखी जाती है कि ये सबसे मॉडल स्ट्रक्चर है, इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सारी गाइडलाइंस, सारे अग्रीमेंट्स जो है यहाँ पे फॉर्मुलेट करने हैं। ठीक है, फिर ये जो है, अगर अब ये जो यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुए हैं, मल्टीलेटरल अग्रीमेंट्स जो साइन हुए हैं या फिर बाईलेटरल अग्रीमेंट साइन हुए हैं, इनके बीच में अगर डिस्प्यूट होता है, तो डिस्प्यूट जो है वो यहाँ पे कौन देखेगा? ऑब्वियसली ये जो आपका डब्ल्यूटीओ जो है, इसमें ही एक बॉडी रहेगी, वो यहाँ पे डिस्प्यूट देखेगा। फिर यहाँ पे जो गवर्नमेंट यहाँ पे जो आपकी, जैसे कि इंडिया ने यहाँ पे कोई पॉलिसी बनाई अपने ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है, तो वो यहाँ पे इंडिया भी जो अपनी पॉलिसी बनाएगी, यहाँ पे कितना टैरिफ लगाना है, कितना टैक्स लगाना है, कितना कस्टम्स लगाना है, कोई यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे इसको मॉनिटर कि किस हिसाब से इंडिया जो है अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी फॉर्म कर रहा है, वो भी यहाँ पे डब्ल्यूटीओ का काम रहेगा कि वो यहाँ पे इसको पूरा देखें, मॉनिटरिंग करें इसकी एटलीस्ट। फिर वहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंस भी दी जाएगी, और यहाँ पे कोऑपरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन तो होगी नहीं, और बाकी जैसे अंगटैड है, ठीक है, और बहुत सारी यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनके बीच में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करेगा डब्ल्यूटीओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 164 मेंबर्स हैं, ये हैं। ठीक है, इंडिया भी मेंबर है, सब इसके मेंबर्स हैं। ओके, और यहाँ पे जो 25 कंट्रीज हैं, अ टोटल ऑफ 25 कंट्रीज आर नेगोशिएटिंग मेंबरशिप। मतलब ये यहाँ पे इनका ऑब्जर्वर स्टेटस होगा, ये पूरी एक्चुअल यहाँ पे मेंबर नहीं होगी। जो मेंबर होता है वहाँ पे उसकी वोटिंग पावर होती है। ठीक है, और नेगोशिएशंस में ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे इनका वोटिंग पावर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आपका वो होता है अटॉर्नी जनरल होता है, तो अटॉर्नी जनरल क्या है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है सदन में, लेकिन वो यहाँ पे क्या करता है, वोटिंग की पावर उसके पास नहीं होती है। ठीक है, अब देखो शुरू ये यहाँ पे गैट से हो रहा है, गैट के बाद यहाँ पे अब जो 1995 में है, यहाँ पे डब्ल्यूटीओ इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, ओके। ओके, अब देखो डब्ल्यूटीओ के डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यूटीओ में ये जो डब्ल्यूटीओ इज़ अ मेंबर ड्रिवन कंसेंसस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो यहाँ पे मेजॉरिटी बेसिस पे यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं। ये जो यहाँ पे पूरा डिसीजन मेकिंग होगी वो यहाँ पे कंसेंसस बेस्ड होगी। कंसेंसस का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे 10 मेंबर्स हैं तो 10 के 10 यहाँ पे सहमत होने चाहिए, इनका कंसेंसस होना चाहिए। मेजॉरिटी वाला क्या होता है कि मोर देन 50%, आपके 10 हैं तो 10 में से एटलीस्ट आपके 50 आप छः लोग जो हैं वो यहाँ पे अग्री करने चाहिए, तो आपके डिसीजन लिया जाएगा। तो ये जो डब्ल्यूटीओ है, यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो यहाँ पे कंसेंसस बेस्ड होगा। ठीक है, ऑल मेजर डिसीजंस इन द डब्ल्यूटीओ आर मेड बाय इट्स मेंबर्स, अ मेजॉरिटी वोट इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी वोट आप यूज़ नहीं कर सकते हो, यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे यूज़ नहीं करा गया है इसको। ठीक है, लेकिन हाँ, किसी किसी केसेस में हम अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और वहाँ पे कंसेंसस नहीं मिल पा रहा है, तो हो सकता है हम ऑप्ट करें यहाँ पे मेजॉरिटी वाला मेथड। ठीक है, तो सेक्रेटेरिएट सबको पता है कि यहाँ पे स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और ये जो डायरेक्टर जनरल है, जो आपकी, ये इनका नाम क्या था मैं भूल गई। ठीक है, नगोजी ओकोंजो, ठीक है, इवियाला,
ये जो है ये इनकी डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, नई नई बनी है तो किसी पीसीएस एग्जाम में आ सकता है। ओके, अब चलो हम इसका देखते हैं कि ये पूरी बॉडी यहाँ पे इसका किस तरीके से रहती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर रहेगा। देखो डब्ल्यूटीओ रहेगा, डब्ल्यूटीओ के अंडर यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक होगी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये जो एमसी रहेगी, ठीक है, ये क्या रहेगी, सबसे मेन बॉडी रहेगी, ठीक है। सबसे मेन बॉडी अगर कोई यहाँ पे जो पूरे इस स्ट्रक्चर को रेगुलेट करे या फिर जो भी डब्ल्यूटीओ में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएगी या फिर यहाँ पे जो मेजर अग्रीमेंट्स के रिलेटेड यहाँ पे कुछ रेजोल्यूशन लाएगी, तो ये जो होगी ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो एमसी रहेगी, ये मेन बॉडी रहेगी, ठीक है। सारी कंट्रीज जो रहेंगी, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और ये क्या करेगी, यहाँ पे जितनी भी सारी कंट्रीज हैं वो सब इसका मेंबर रहेंगी, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी मीटिंग होती है, ठीक है। तो हम अभी ऐसे जैसे पढ़ते हैं कि जैसे अभी 12th WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, ठीक है। तो इसकी हर 2 साल में, 2 साल में एक बारी इसकी एक मीटिंग होगी। उसके अंदर हमारे जो भी हमारे कॉमर्स मिनिस्टर रहेंगे, जैसे कि हमारे पीयूष गोयल हैं, वो जाएंगे यहाँ पे इस मीटिंग में बैठेंगे, और यहाँ पे जो भी कुछ ना कुछ यहाँ पे अग्रीमेंट्स एक नए निकल के आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि UNFCCC की यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है, कॉप्स होते हैं ना, वैसे ही WTO की यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे मिनिस्टर्स, कॉमर्स मिनिस्टर्स जाके बैठते हैं, और यहाँ पे पूरा ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो 2 साल में एक बारी मिल रही है। जनरल जो चीज़ें चल रही हैं वो किस तरीके से चलेंगी, अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होती है या फिर हमें कुछ मतलब कुछ जनरल डिस्कशन करना है, तो क्या हम यहाँ पे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे? ऑब्वियसली हम नहीं बुलाएंगे। ये 2 साल में एक बार ही होगी, बहुत ही लाविशली इसका पूरा यहाँ पे सेटअप करा जाएगा, ठीक है। जैसे कि नूर सुल्तान में अभी हुई थी कजाकिस्तान में, तो पूरा यहाँ पे ये तो 2 साल में एक बार ही होगी, ऐसा नहीं है कि 2 साल में 2 बार हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जनरल चीज़ों को डिस्कशन करने के लिए एक और बॉडी होती है, उसको हम बोलते हैं जनरल काउंसिल, ठीक है। ये जनरल काउंसिल GC जो है, ठीक है, इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी WTO के रोज़मर्रा के जो इश्यूज यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि हमारा जो इंडिया ब्राज़ील वाला जो इशू जाएगा, ठीक है, वो अगर डिस्कशन अगर कोई करेगा तो वो कौन करेगा, यहाँ पे जनरल काउंसिल के पास वो इश्यूज जाएंगे। दूसरा, यही बॉडी जो है वो यहाँ पे ट्रेड डिस्प्यूट्स जो हैं वो यहाँ पे हैंडल करती है, ठीक है। जितने भी ट्रेड डिस्प्यूट हैं, हम बोलते हैं ना ट्रेड डिस्प्यूट मैकेनिज्म बॉडी, एक बॉडी रहती है जो ट्रेड डिस्प्यूट्स हैंडल करती है WTO में। तो हम इसी जनरल काउंसिल की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। ट्रेड कैसे ये हैंडल करती होगी, ठीक है। ट्रिप्स के लिए इसका एक अलग से यहाँ पे कुछ लोगों की मेंबर का यहाँ पे एक ग्रुप होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे गुड्स से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए एक यहाँ पे इन्होंने अलग से काउंसिल बना रखी होगी। फिर सर्विसेज से रिलेटेड आपका कुछ यहाँ पे डिस्प्यूट होता है तो वो भी यहाँ पे एक काउंसिल इन्होंने बना रखी होगी। तो वो सब जो ये सब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वगैरह चल रहा है वो किसके अंडर चलेगा, जनरल काउंसिल के अंडर चलेगा, ठीक है, ना कि यहाँ पे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंडर चलेगा, ठीक है। ओके, और प्लस ये क्या करती है, इसका एक और काम रहता है कि हमने अभी बात की थी कंट्रीज को मॉनिटर करना कि उनकी यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिसीज किस तरीके से फ्रेम हो रही हैं, तो वो भी यहाँ पे जो मॉनिटरिंग रहेगी, ठीक है, वो कौन करेगा, यहाँ पे जनरल काउंसिल जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग करेगा, ठीक है। और एक यहाँ पे होगा आपका क्या होगा, सेक्रेटेरिएट, ठीक है, उसके अंदर पूरा जो नॉर्मल ऑफिसर्स वगैरह रहेंगे वो सब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। समझ आ गया इतना? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कि मैम इसका, अभी जो 2021 में जो हुआ था हाँ हाँ हाँ, वो 2020 वाला हुआ था ना, क्योंकि वो डिले हो गया था। हाँ वो डिले हो गया था, वो यहाँ पे 21 में होना था लेकिन फिर उसको यहाँ पे डिले कर दिया गया था और पोस्टपोन हो गया था वो कोविड की वजह से, है ना, दिसंबर में ही हुआ था वो। अगर यहाँ पे पूछेंगे लास्ट में कि BCS में, तो यह आपका जो होस्ट किया था यहाँ पे कजाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। और ये 12th यहाँ पे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। ये 95 से शुरू हुई है, 95 से अब जो है यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस 12th वाली आई है, 2-2 साल के गैप में, ठीक है। ओके, देखो ये अग्रीमेंट्स होते हैं, इसमें सबसे पहला है एग्रीकल्चर पे होता है, फिर यहाँ पे टेक्सटाइल की ट्रेडिंग के लिए भी यहाँ पे एक अग्रीमेंट रहता है, ठीक है।
फिर यहाँ पे ट्रिम्स जो है वो भी एक रहता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, ट्रिप्स के ऊपर एक एग्रीमेंट होता है, एक गैट्स होता है जो कि जिसमें आपकी सर्विसेज रेगुलेट हो रही हैं, ठीक है। बाकी सारे अग्रीमेंट इतने ज़्यादा इशू, इतने ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एग्रीकल्चर पहले वाला देखते हैं। तो देखो एग्रीकल्चर वाले उसमें एग्रीकल्चरल अग्रीमेंट में क्या होता है कि अब आपकी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे ट्रेड हो रही हैं। इसके तीन मेन पिलर्स हैं, ठीक है। ये जो पिलर, इसके तीन मेन पिलर्स आते हैं। एक तो आपका क्या आता है, सबसे पहला आपका आता है यहाँ पे मार्केट एक्सेस, ठीक है। दूसरा आपका क्या आता है यहाँ पे, डोमेस्टिक सपोर्ट। और तीसरा आपका क्या आता है, एक्सपोर्ट कंपटीशन, ठीक है। अब देखो मार्केट एक्सेस आपका क्या रहेगा कि जब यहाँ पे डब्ल्यूटीओ ने अग्रीमेंट्स यहाँ पे फॉर्म किए हैं, तो जैसे कि यहाँ पे ए कंट्री है, उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है किसी बी कंट्री में, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे दो तरीके के बैरियर्स लगाए जाते हैं। दो तरीके के बैरियर्स क्या रहते हैं यहाँ पे, एक तो टैरिफ बैरियर्स लगाते हैं, एक लगाते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। टैरिफ का मतलब क्या होता है, कोई भी टैक्स, ठीक है। हम जब यहाँ पे पोर्ट पे सामान आता है, हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना ने सामान भेजा, तो हम उस पे क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। वो टैक्स कौन सा होता है, कस्टम्स होते हैं, कस्टम्स ड्यूटी होते हैं, सबको पता है ना, कस्टम्स ड्यूटी जो होते हैं आपके बाहर वाले सामान पे लगते हैं, ठीक है, कस्टम्स यस डिपार्टमेंट। मैम। हाँ, तो ये वही टैक्स की बात कर रहे हैं। ये टैरिफ जो है आपका, टैक्स लगेगा वो कस्टम ड्यूटीज के फॉर्म में। दूसरा क्या रहेगा, जो भी यहाँ पे बिना टैक्स, मतलब जो भी यहाँ पे टैक्स जैसा नहीं होगा लेकिन कोई ना कोई सॉर्ट ऑफ बैरियर रहेगा। मानो कि यहाँ पे चाइना ने यहाँ पे कुछ सामान भेजा, ठीक है। अब चाइना ने यहाँ पे पोर्ट पे सामान जो है यहाँ पे यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। इंडिया के पोर्ट पे, मान लो कि मुंबई के पोर्ट पे यहाँ पे इन्होंने लगा दिया है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसको कहा कि अभी ये ना प्रोसेसिंग में चल रहा है, हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे क्वालिटी क्या है, ठीक है, और इसकी क्वालिटी क्या है। या फिर अभी जैसे कि इंडिया ने बोला सबको कि आप यहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स जो हैं, चाइना के प्रोडक्ट्स मत खरीदो, ठीक है। तो ये किसी टाइप का टैरिफ तो है नहीं कि इंडिया यहाँ पे बोल रहा है कि ये टैरिफ बैरियर तो है नहीं, ये नॉन टैरिफ बैरियर में आएगा कि आप यहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो जो भी यहाँ पे टैक्स से हटके, मॉनेटरी चीज़ों से हटके, अगर कुछ भी यहाँ पे ट्रेड के अंदर बैरियर रहेगा तो वो यहाँ पे क्या रहेगा, वो यहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर कहलाएगा, ठीक है। ओके, तो इसमें जो है, इतना समझ आया टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर में? यस मैम। यस मैम। ओके, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो मार्केट एक्सेस आप जो दे रहे हो, ठीक है, इसके अंडर यहाँ पे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंडर आपको क्या करना है, मार्केट एक्सेस में ये जो हम टैरिफ और नॉन टैरिफ जो दे रहे हैं, इसका हमें क्या करना है, टैरिफिकेशन करना है, ठीक है। मतलब जो हमारे नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, इनको हमें इन्हें रिड्यूस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट एक्सेस वाले जो बैरियर्स हैं इनको टैरिफिकेशन करना है, और आपको यहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर्स इनको रिड्यूस करना है, ठीक है। अब जैसे एक टाइप का यहाँ पे जो नॉन टैरिफ बैरियर है, ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर बहुत न्यूज़ में रहता है, ठीक है, वो है आपका एसपीएस, ठीक है। एसपीएस क्या होता है, सैनिटरी फाइटो सैनिटरी सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी, ठीक है, एसपीएस। तो ये क्या होते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, इंडिया चाइना, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि कस्टम्स में हमने यहाँ पे अटका दिया गुड्स को, तो यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में जब हम ट्रेड करते हैं, तो जो चाइना है वो तो हमारे यहाँ खूब सारे सामान भेजता है, लेकिन जब हम वहाँ पे उनके यहाँ एक एक यहाँ पे एक और कारण है, जो चाइना जो है यहाँ पे हमारे जो वो लोग चाइना जो हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं, वो उसको इस तरीके से मतलब इनहिबिट करते हैं, मतलब कम करते हैं। डायरेक्टली वो लोग ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे कोई टैक्स लगा दिया, कुछ करा दिया, उसमें यहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाएंगे, कोई अलग से रुकावट लगाएंगे, तो उससे यहाँ पे दो पर्पस सॉल्व हो जाते हैं उनके, कि एक तो यहाँ पे डब्ल्यूटीओ के उसमें यहाँ पे नोटिस में भी नहीं आएगा, और दूसरा ये रहेगा कि ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेड तो यहाँ पर हो ही रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है,
जैसे कि यहाँ पे इंडिया से कोई प्रोडक्ट गया, ठीक है, इंडिया से कोई प्रोडक्ट गया चाइना में, तो ये चाइना में क्या करेंगे, सेम वहाँ के जो कस्टम्स डिपार्टमेंट रहेगा वहाँ पे इस प्रोडक्ट को यहाँ पे अंदर कंट्री में एंट्री नहीं देंगे। वहाँ पे जो पूरा इनका कस्टम्स डिपार्टमेंट रहेगा उसके अंदर ये पूरा इसका टेस्टिंग वेस्टिंग करते रहेंगे, ठीक है। और फिर ये जो है मतलब अब क्या है, जब तक ये पूरा यहाँ पे सामान आप अंदर तक पहुँचेगा नहीं, पूरा यहाँ पे इसको आप सेल नहीं करोगे तो आप यहाँ पे रेवेन्यू कैसे कमाओगे, ठीक है। तो इस ये भी एक तरीका जो है यहाँ पे ये कंट्रीज जो हैं साइटोसैनिटरी मेजर्स जो हैं ये क्वालिटी के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे यहाँ पे रोकते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और दूसरा देखो, एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल था आम वाला, ठीक है। जब हम यूरोपियन यूनियन में जब हम यहाँ पे मैंगो सेल कर रहे थे तो यूरोपियन यूनियन शिकायत आई थी इसी एसपीएस के अंडर कि ये जो इंडिया से आम आए हैं ये अच्छी क्वालिटी के आम नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उसकी ट्रेड को यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। तो ये भी आपके क्या रहते हैं साइटोफैनेटरी साइटो साइटो साइटोफैनेटरी कह रही सैनिटरी फाइटो खुद ही भूल जाती हूँ मैं, एसपीएस मेजर्स हैं, ठीक है। ओके, तो ये समझ आ गया, कोई भी हाइजीन के बेसिस पे ये वाले मेजर्स आएंगे, ये सारे जितने हैं ये यहाँ पे क्या होंगे, नॉन टैरिफ बैरियर्स होंगे, ठीक है। तो ऐसा ही नहीं है कि आपको इनहिबिट करने के लिए, ट्रेड कम करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे टैक्स ही कम करना है, आप यहाँ पे बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है उनको लगा सकते हो, ठीक है। ओके, ऐसे तो मैम इंडिया को भी रोक देना चाहिए चाइना का, तो फिर चाइना का तो वैसे भी नहीं चलता। हाँ तो लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे अब हमारा जो मेजर इंपोर्ट यहाँ पे चाइना से क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है ना, उस पे आप फाइटो सैनिटरी मेजर्स कैसे लगाओगे, क्वालिटी अच्छी नहीं है, खाने वाले प्रोडक्ट्स भी तो लगा पाओगे ना, क्वालिटी अच्छी मटेरियल नहीं के बेसिस पे फिर उसमें आप एंटी डंपिंग ड्यूटीज ही लगा पाते हो, मतलब कि यहाँ पे प्रोविजन भी रहता है कि अगर यहाँ पे कोई कंट्री फ्लड कर रही है, मतलब नॉर्मल मार्केट प्राइस से आप कंट्री में आके क्या कर रही है, कम सस्ते दाम पे बेच रही है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हो, वहाँ पे आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हो, ठीक है। तो वही हम लगाते हैं ज़्यादातर जो चाइना के प्रोडक्ट्स रहते हैं कि भाई ये हमारा जो मार्केट प्राइस है, इनका मार्केट प्राइस अलग है, हमारा अलग है, और हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं इनको हर्ट करेगा। सामान में तो खैर क्या ही करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे डिमांड तो है ही, मतलब कितना आपका चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बिकता ही है, देखा ना आपने कि यहाँ पे अभी 125 बिलियन तक यहाँ पे पहुँच गया है जो ट्रेड है इंडिया चाइना यस। का, है ना। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे मार्केट एक्सेस में हमें दो चीज़ें करनी है, एक तो यहाँ पे कुछ आपको कट्स यहाँ पे लगाने हैं, मतलब यहाँ पे रिड्यूस करने हैं ये जो आपके टैरिफ्स हैं, ठीक है। और दूसरा आपके कुछ और कमिटमेंट्स हैं, ठीक है। कौन से कमिटमेंट्स हैं, जो टैरिफिकेशन है, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, उनको आपको यहाँ पे कम करना है, ठीक है। तो ये तो आपका रहता है मार्केट एक्सेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डोमेस्टिक सपोर्ट क्या रहता है, डोमेस्टिक सपोर्ट आपका वो रहता है जो आप अपने कंट्री के थ्रू आप अपने प्रोड्यूसर्स, अपने जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स हैं उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ सुविधा दे रहे हो, कुछ ना कुछ मॉनेटरी सुविधा दे रहे हो, या फिर किसी और फॉर्म में दे रहे हो, ठीक है। अब सब्सिडीज इस मेनली हम बात करते हैं सब्सिडीज़ की, तो सब्सिडीज़ भी आपकी क्या होती हैं, सब्सिडीज की दो टाइप की होती हैं, एक तो आप डायरेक्ट सब्सिडी देते हो, एक आप क्या करते हो, इनडायरेक्ट सब्सिडी देते हो। इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या हो गई, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। और डायरेक्ट सब्सिडी क्या हुई कि आप डायरेक्टली किसी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट की इनपुट में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट पे आप सब्सिडी दे रहे हो, ठीक है। कि ठीक है आप यहाँ पे प्रोड्यूस करोगे कुछ, यहाँ पे 100 रुपये का आपका यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है, तो हम आपको 10 रुपये जो है इसमें एज अ रिवॉर्ड दे देंगे, ठीक है। तो इसकी जो पूरी ओवरऑल कॉस्ट हो जाएगी वो यहाँ पे 90 रुपये हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पे क्या रहेगी, इनडायरेक्ट सब्सिडी रहेगी। तो दो टाइप की यहाँ पे सब्सिडीज रहती हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे सेकंड पिलर जो डोमेस्टिक सपोर्ट है, इसके अंदर यहाँ पे क्या आती है, ये क्या करते हैं डोमेस्टिक सपोर्ट में, आप यहाँ पे फॉलो करते हो देखो डोमेस्टिक सपोर्ट में आप क्या फॉलो करते हो, यहाँ पे आप फॉलो करते हो ट्रैफिक लाइट अप्रोच। ट्रैफिक लाइट अप्रोच क्या होती है, देखो यहाँ पे हमें पता है कि जब ट्रैफिक यहाँ पे सिग्नल होता है, ठीक है, तो उसमें भी तीन कलर्स होते हैं, एक तो होता है रेड, एक होता है आपका एम्बर या ऑरेंज, ठीक है।
और तीसरा क्या ग्रीन। होता है, ग्रीन। ठीक है, रेड वाला जब होता है तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चल सकते हो। एम्बर होता है कि ठीक है आप अपनी गति को धीमी कर लो, स्लो कर लो प्रोसेस। इंडिया में खैर कोई बात है कि यहीं पे सबसे ज़्यादा बढ़ाएंगे लोग। ठीक है, एम्बर में आपको अपना जो स्पीड को स्लो करना होता है। ग्रीन वाला है कि आपका ये परमिटेड है मूवमेंट को। उसी के बेसिस पे ये पूरा, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक लाइट अप्रोच कहते हैं। एग्रीकल्चर में यहाँ पे रेड वाली नहीं सब्सिडी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई भी रेड वाली कैटेगरी में नहीं आता है जो यहाँ पे एकदम ही प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे दो सब्सिडीज आती हैं, एक ग्रीन और एक एम्बर, और एक और होती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो हम इन तीनों के बारे में देखते हैं कि ये तीनों क्या होती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो सब्सिडीज हैं ये यहाँ पे लिमिट करी जाती हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ की। तो ग्रीन का हमें सब समझ आ रहा है कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ आपकी कौन सी रहेंगी, जो यहाँ पे ट्रेड, एक वर्ड आता है यहाँ पे, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। ट्रेड डिस्टॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल वीट यहाँ पे उगा, तो वीट अब कंट्री ए और कंट्री बी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उसमें फर्टिलाइज़र जो है उसने क्या खरीदा, फर्टिलाइज़र उसने यहाँ पे खरीदा 20 रुपीज़ का, जो यहाँ पे फार्मर है। ठीक है, फिर यहाँ पे उसने क्या खरीदा, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको यहाँ पे कितने की पड़ी, यहाँ पे मान लो कि 30 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी पड़ी। ठीक है, मैं आर्बिट्ररी ले रही हूँ ये सारे जो हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप क्या मान लो कि यहाँ पे उसकी जो सीड्स की कॉस्ट है। ठीक है, सीड कितनी मिली यहाँ पे, फिर से आगे ना मान लो 10 रुपीज़ की। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कंट्री में, इस कंट्री में जैसे मैं बी कंट्री में यहाँ पे क्या किया, इसको सब्सिडी प्रोवाइड किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइड किया। मैंने क्या कि यहाँ पे मैंने इसको फर्टिलाइज़र में थोड़ा सा यहाँ पे राहत प्रोवाइड कर दी, सस्ती कर दी, यूरिया मैंने सस्ता कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे इसका जो इनपुट कॉस्ट है ये मेरा क्या हुआ, 10 की जगह मान लो 20 की जगह यहाँ पे 20 रुपये हो गया। फिर यहाँ पे क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी भी सरकार ने सस्ती कर दी, 20 रुपीज़ कर दी, और यहाँ पे सीड्स की कॉस्ट ये भी मान लो कि यहाँ पे सस्ती कर दी। तो यहाँ पे आपका कितना हो रहा था, यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट 70 हुआ था कंट्री ए में, और अब कंट्री बी में कितना होगा, यहाँ पे 40 रुपीज़ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, 30 रुपये का यहाँ पे ये क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे अगर कंट्री ए से सामान आ रहा है इस कंट्री बी में, तो पहली बात तो ये बिकेगा नहीं, है ना, क्योंकि आपका यहाँ पे ये 70 रुपये का यहाँ पे ये पूरा प्रोडक्ट बैठ रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 40 रुपये का प्रोडक्ट आप अपनी कंट्री में यहाँ पे सब्सिडीज़ के कारण यहाँ पे सस्ती प्रोडक्शन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ए का जो है यहाँ पे, आप यहाँ पे ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट करेगा, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे बी में। सेम यहाँ पे क्या होगा कि इस कंट्री में, ए कंट्री में अगर यहाँ पे 70 रुपये का प्रोडक्शन हो रहा है, कंट्री बी जो है सस्ते में बना रही है। ठीक है, अब इसने 40 रुपये का प्रोडक्ट बनाया और इसने यहाँ पे ए कंट्री में जाके सेल किया, ए कंट्री में मान लो 50 रुपीज़ का सेल किया, तो तब भी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके अपने डोमेस्टिक, ए कंट्री में डोमेस्टिक प्रोडक्ट 70 रुपये के खरीदने के 70 रुपये पे खरीदेंगे या 50 रुपये में खरीदेंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि सस्ते में ये डंपिंग हो रही है, जैसे चाइना के केस में होती है। हम तो यहाँ पे महंगाई में मैन्युफैक्चर करते हैं, और चाइना जो है अपनी कंट्री में बहुत सारी सब्सिडीज देके वो क्या करेगा, यहाँ पे सस्ते में बेचेगा। ठीक है, तो हम ऑब्वियसली अब ए कंट्री जो है वो यहाँ पे क्या होगा, इसका ट्रेड जो है यहाँ पे डिस्टर्ट होगा। ठीक है, उसका खुद का नुकसान हो रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस रहता है, जो टैरिफ्स की वजह से यहाँ पे या सब्सिडी की वजह से यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्टॉर्शन। ये समझ आए ट्रेड डिस्टॉर्शन यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ, यस मैम। हाँ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आर्टिकल्स में हमेशा बोलेंगे ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज। ठीक है, तो और भी डब्ल्यूटीओ में हमेशा बात होगी, अब ये पूरा प्रोसेस नहीं समझाएंगे, उसमें आपको यही बोलेंगे कि ठीक है ये क्या है, ये सब्सिडीज जो है यहाँ पे ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है। अब देखो सबसे यहाँ पे ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज की बात करते हैं। तो ये आपकी क्या है, ये नॉन डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज हैं, या फिर आपकी लीस्ट, कम से कम डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी है। मतलब अगर यहाँ पे सरकार ये ग्रीन बॉक्स की सब्सिडीज को प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे ये जो ट्रेड हो रहा था बिटवीन कंट्री ए एंड बी, इनका जो है संतुलन बना रहेगा, ये ट्रेड जो है ये डिस्टॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, अब ये किस टाइप की सब्सिडीज़ होती हैं, जैसे कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे कुछ पैसा लगा रही है। ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट, यहाँ पे कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं, आप कुछ यहाँ पे इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो। ठीक है, जैसे कि
आपका क्या हो गया आपकी, जैसे कि एग्रीकल्चर में कुछ भी न्यू आपका वो आया, ठीक है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन आ गया, ठीक है, और बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज जो हैं, ठीक है, वो अगर लेके आते हो तो अगर वो यहाँ पे बहुत एडवांस हैं, ठीक है, तो वो किसमें आती हैं, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज में आती हैं। इसके अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी लिमिट जो है वो यहाँ पे नहीं अप्लाई करी गई है, ठीक है। इससे हमें ये याद रखना है, अभी हम दूसरा पिलर डिस्कस कर रहे हैं, डोमेस्टिक सपोर्ट को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पहला हमारा मार्केट एक्सेस बैरियर्स वाला खत्म हो चुका है, दूसरा डोमेस्टिक सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गई आपकी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको क्या लगता है कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी इंडिया यहाँ पे ज़्यादा दे पाएगा या फिर आपका यूएस ज़्यादा दे पाएगा? यूएसए ज्यादा दे पाएगा। यूएस ज़्यादा दे पाएगा, क्योंकि भाई वो उनका आर&डी में, उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, उनके पास पैसे ज़्यादा है, उनके पास सब कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया जो है उसको इतना बेनिफिट नहीं करेगा ये ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ जो हैं वो ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट करेंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड सब्सिडीज़ जो आती हैं वो आती हैं आपकी ब्लू बॉक्स सब्सिडी। देखो ब्लू बॉक्स सब्सिडीज़ में क्या होता है कि ये जो है कंट्री अपने ही इसमें अपनी ही कंट्री में, जैसे कि प्रोडक्शन जो है उसको लिमिट करती है। जैसे कि आपने यहाँ पे 100 क्विंटल का वीट जो है, ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है इस कंट्री में, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कंट्री कंट्री ए जो है वो बोले अपनी कंट्री में प्रोड्यूसर्स को कि आप यहाँ पे 100 क्विंटल वीट से ज़्यादा अगर प्रोड्यूस करोगे, एक लिमिट सेट कर देते हैं ये लोग, ठीक है, कि जैसे कंट्री ए ने यहाँ पे सब लिमिट सेट कर दी, मान लो कि यहाँ पे इन्होंने 90 क्विंटल की लिमिट सेट कर दी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बोला कि आप यहाँ पे 90 क्विंटल से ऊपर अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सब्सिडी नहीं देंगे। मतलब एक लिमिट तक ही यहाँ पे सब्सिडी जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है, अप टू अ सर्टेन क्वांटिटी, ठीक है। तो ऐसा जब कंट्रीज करती हैं, एक लिमिट के बाद जब यहाँ पे सब्सिडी देना नहीं चाहती बट एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये लोग देती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो आती हैं आपकी ब्लू बॉक्स सब्सिडीज़ में, ठीक है। तो ये खैर इतना न्यूज़ में रहता नहीं है, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे कंट्रोवर्शियल रहता है वो है एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़, ठीक है। और इसी के ऊपर हमेशा पूरा आपका इश्यूज जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अब देखो एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो है वो आपकी दो तरीके से प्रोवाइड होती हैं, वही आपका जो एक डायरेक्ट सब्सिडी रहेगा और एक आपका इनडायरेक्ट सब्सिडी रहेगा, ठीक है। ये भी दो तरीके से ही प्रोवाइड होंगी। अब यहाँ पे इंडिया में, अच्छा एक पॉइंट और याद रखो, यहाँ पे इंडिया में कोई ब्लू बॉक्स सब्सिडी नहीं दी जाती है, ठीक है। पहले कभी यहाँ पे यूरोप में जो थी कभी दी गई थी कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर उसमें ही, मतलब आप यहाँ पे एनिमल्स को ज़्यादा यूज़ मत करो, ठीक है। और कुछ, और फिर चाइना में कुछ 1920s में कॉर्न जो प्रोड्यूस हो रहा था उसको यहाँ पे प्रोडक्शन लिमिट करने के लिए दी गई थी। तो ये जो इंडिया में ब्लू बॉक्स सब्सिडी है वो यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करेगी, इसीलिए यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंडिया के लिए पर्सपेक्टिव में एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट सब्सिडी और इनडायरेक्ट सब्सिडी, ठीक है। मैम हाँ जी। मैम यूरोप, नॉर्वे, आइलैंड, आइसलैंड और हम्म सोल्वेना में अभी भी दिया जाता है ये ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी तो हर जगह दिया जाता है ना, हर कंट्री आर&डी में तो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो आपकी क्या आएगी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में आएगी, ठीक है। इसके ऊपर मैम कोई लिमिट नहीं जैसे है। हम्म ब्लू बॉक्स, सॉरी मैम, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ तो आयरलैंड में दे ही जा रही होगी, मैंने उसके एग्जाम के मैंने पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप क्वांटिटी को लिमिट कर रहे हो, उस क्वांटिटी के तक ही यहाँ पे सब्सिडी दे रहे हो, उससे ऊपर अगर कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है तो नहीं दे रहे हो, तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंडिया में ऐसे कभी दी नहीं गई है, लिमिट नहीं करी गई है प्रोडक्शन, ठीक है। देते तो हमें पूरे उस मैम पे देते। क्या डब्ल्यूटीओ ऐसा मेंशन करती है कि मतलब ऐसे मेंशन तो नहीं होता है कि आप ब्लू बॉक्स यूज नहीं कर सकते हो, या वो कंट्री खुद मेंशन अपने से डिसीजन ले सकता है कि उन्हें कौन सा सब्सिडी यूज करना है? हाँ, ये जो सब्सिडीज़ हैं ये यहाँ पे उनके इफ़ेक्ट के बेसिस पे इन बॉक्सेस में डाली जाती है, ठीक है, कि उसका यहाँ पे ट्रेड डिस्टॉर्शन कितना रहेगा उसके बेसिस पे। अगर यहाँ पे ये जो है
ये जो एम्बर बॉक्स सब्सिडीज हैं ये सबसे ज़्यादा ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होती हैं, ठीक है। अगर ये जो है कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी यहाँ पे सरकारी फैसिलिटी इस तरीके से प्रोवाइड करी जा रही है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यहाँ पे हैम्पर हो रहा है, तो ऑलरेडी वहाँ पे जो मेंबर कंट्रीज हैं जाके शिकायत लॉन्च कर देंगी, ठीक है। तो वो तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये अलग से उसकी इफेक्ट के बेसिस पे ये अलग अलग बॉक्सेस में डाली गई हैं WTO के द्वारा, ठीक है। और अगर नहीं भी ओके होती है मैम। तो आप देखो उसमें वहाँ पे टर्म होना चाहिए, ठीक है। ये जो है लाइफ स्टॉक में या फिर मैंने अभी आपको यहाँ पे क्वांटिटी बताया ना, तो उसके बेसिस पे अगर हो तो आप खुद भी कैटेगराइज कर सकते हो कि ठीक है ये जो है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं है या फिर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एम्बर बॉक्स पे हम आते हैं। एम्बर बॉक्स में क्या होता है कि वही मैंने आपको बताया कि क्या है, एक तो प्रोडक्ट की सब्सिडी होगी, एक यहाँ पे नॉन प्रोडक्ट की सब्सिडी होगी, ठीक है। मतलब आप प्रोडक्ट पे डायरेक्ट दे रहे हो, नॉन प्रोडक्ट पे डायरेक्ट दे रहे हो। अब क्या करते हैं यहाँ पे, इन सबको कितनी सब्सिडी आप दे रहे हो इन सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करके एक और इसको एक टेक्निकल टर्म बोला जाता है, उसको बोला जाता है AMS, ठीक है। AMS का मतलब होता है एग्रीगेट मेजरमेंट, ठीक है। एग्रीगेट मेजरमेंट सपोर्ट, ठीक है। तो ये आप क्या होता है, AMS हम टेक्निकल उसमें बोलते हैं कि AMS सपोर्ट आप कितना दे रहे हो, जब भी हम यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑन अग्रीमेंट की बात करेंगे तो, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज़्यादातर देखोगे AMS टर्म का चलन होता है। ये दोनों जो पूरा सारी सब्सिडी मिला के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे आप दे रहे हो उसको हम बोलते हैं AMS, ठीक है। अब देखो AMS में यहाँ पे क्या चक्कर रहता है, ये आप देख रहे हो ये AMS है, ठीक है। ये AMS के कमिटमेंट्स आपके कुछ रहते हैं और कुछ आपके डी लिमिट रूल्स रहते हैं। अब देखो इस प्रकार से यहाँ पे ये क्या चलता है कि कंट्रीज यहाँ पे जब उरुग्वे राउंड में मिल रही हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या कर रही हैं, एक यहाँ पे लिमिट करना चाह रही हैं कि एक यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल जो है वो रखो, ठीक है। अब क्योंकि ये बातें जो हैं यहाँ पे उसी टाइम पे हो रही हैं, मतलब उरुग्वे राउंड में ही हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेंचमार्किंग होगी, जो यहाँ पे लिमिट सेट करी जाएगी कि यहाँ पे एक लिमिट सेट करो आप कि कितना आप यहाँ पे दे सकते हो। देखो पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, पहला जो हमने मार्केट एक्सेस में देखा वहाँ पे हमें पता है कि वहाँ पे जो रिडक्शंस करने हैं आपको, ठीक है, और आपको टैरिफिकेशन करना है, ठीक है। नॉन बैरिफ टैरिफ आपको हटाने हैं। डोमेस्टिक सपोर्ट में अब क्या करना है, आपको रिडक्शन करना है। रिडक्शंस आपके क्या रहेंगे, जो आपके AMS जो एग्रीगेट मेजरमेंट सपोर्ट आप जो दे रहे हो ओवरऑल, ठीक है, उनको आपको कम करना है, ठीक है। प्लस अब दूसरी बात होगी कि आप यहाँ पे कंट्री में सब्सिडी कितनी दे सकते हो, तो वो किस लेवल से देनी है, वो आपको देनी है डी मिनिमस लेवल के हिसाब से, ठीक है। अब डी मिनिमस लेवल क्या होता है, डी मिनिमस लेवल ये होता है कि कोई भी, जैसे कि हम यहाँ पे राइस के ऊपर यहाँ पे प्रोडक्शन, मान लो कि यहाँ पे राइस में 1986 में आपका प्रोडक्शन जो था वो मान लो 100 क्विंटल था राइस का, ठीक है। तो इसका यहाँ पे 10% वैल्यू, 10% इसकी जो वैल्यू रहेगी, ठीक है, इसमें जितने भी रुपए की आ रही हो, ठीक है, जितने भी रुपीस की आ रही हो उतना ही आप इसको सब्सिडाइज कर सकते हो। इसके ऊपर अगर आप यहाँ पे सब्सिडाइज करोगे तो ये यहाँ पे ब्रीच माना जाएगा, ठीक है, WTO के अग्रीमेंट का, ठीक है। ये समझ आया। तो यहाँ पे ये जो 10% की जो वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं, डी मिनिमस लेवल। ये जो डी मिनिमस वाला जो यहाँ पे कहानी है, ये यहाँ पे किसके साथ एसोसिएटेड है, ये यहाँ पे 10% जो है यहाँ पे किसके साथ है, जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ है, ठीक है। और जो यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने क्या वैल्यू ऑप्ट करी, उन्होंने यहाँ पे 5% ऑप्ट करी, ठीक है। अब इसके हम आगे प्रॉब्लम्स भी देखेंगे कि इंडिया को यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों होती है, और यहाँ पे ये 5% और 10% में भी यहाँ पे इंडिया को क्यों यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डी मिनिमस लेवल समझ आया कि एक तो आपको यहाँ पे डोमेस्टिक सपोर्ट में क्या काम करना है, एक तो आपको ये AMS कमिटमेंट जो आपने दे रखी हैं वो आपको रिड्यूस करनी है, और उसका भी यहाँ पे एक टाइम फ्रेम था, ठीक है, कि 6 साल 7 साल तक आपको ये AMS कमिटमेंट्स जो हैं ये आपको रिड्यूस करनी है, ठीक है। और जब आप रिड्यूस कर दोगे तो आप एक लिमिट तक ही अपने फार्मर्स को सब्सिडी को प्रोवाइड करोगे, ठीक है। ये समझ आया। यस यस मैम। मैम। ओके,
ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पे ये ही जो आपकी सबसे ज़्यादा मोस्ट डिस्टॉर्टिंग रहेंगी एम्बर बॉक्स वाली सब्सिडी। अब ये हमें जो गवर्नमेंट आपने सुना होगा कि फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी देती है, सीड्स पे सब्सिडी देती है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो भी यहाँ पे क्या करते हैं हम, एमएसपी प्रोवाइड करते हैं, उसके अंडर हम क्या करते हैं, एक मिनिमम, आप हमने पढ़ा है कि मिनिमम आप वैल्यू देते हो उसकी, और फिर एफसीआई जाके वहाँ पे अपनी गोडाउन में जाके इनको भर लेता है, ठीक है। एपीएमसी मार्केट में जाता होगा, जो भी यहाँ पे ग्रेन्स इकट्ठे हुए हैं वो एफसीआई के थ्रू यहाँ पे चले जाते होंगे सरकारी गोदाम में। सरकारी गोदाम से फिर वो वहाँ पे कहाँ जाते होंगे, फेयर शॉप में जाते होंगे, वहाँ पे जो राशन कार्ड, हम जहाँ राशन कार्ड से जो लोग वहाँ पे सामान लेते हैं उसके थ्रू वहाँ पे वो पूरा यहाँ पे इसका बंटवारा होता होगा, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे इशू रहता है। अब देखो यहाँ पे इंडिया की क्या प्रॉब्लम होती है, अगर हम इंडिया की प्रॉब्लम की बात करें तो देखो यहाँ पे जब हमें पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम आपका क्या होगा कि यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो ऑब्वियसली 1966 के बाद यहाँ पे प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा। हमें पता है कि जब भी किसी क्वांटिटी का प्रोडक्शन, जब भी किसी क्वांटिटी का यहाँ पे प्रोडक्शन अगर हाई होता है तो उसका प्राइस क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, लो हो जाएगी ना। तो यहाँ पे हाँ, सप्लाई अगर बढ़ गई तो यहाँ पे उसकी डिमांड, यहाँ पे क्या होगा, हम उतनी डिमांड नहीं रहेगी। अब चावल ऑब्वियसली एक किलो की जगह मैं 2 किलो तो खाने नहीं लगूंगी दूसरी जगह। फूड उसमें तो और भी स्ट्रिक्ट रहती है, ठीक है, चाहे कितना भी प्रोडक्शन बढ़ा दो या कितना भी कर लो, उसका एक लिमिट तक ही यहाँ पे उसका डिमांड और वो रहेगा। एनीवेज यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें यहाँ पे आपको एमएसपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है फार्मर्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना। एमएसपी इसीलिए यहाँ पे किस पे दी जाती है ज़्यादातर, वीट पे और राइस पे। और वीट और राइस ही जो है, हाँ मतलब लेकिन मेनली जो है हम यहाँ पे वीट और राइस पे फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे वीट और राइस को ही यहाँ पे प्रोड्यूस करा गया था किसमें, ग्रीन रेवोल्यूशन में, ठीक है। तो इंडिया क्या है यहाँ पे अब एमएसपी प्रोवाइड कर रहा है, ये यहाँ पे एक बोन ऑफ कंटेंशन बनता है कि यहाँ पे आप एमएसपी जो दे रहे हो वो क्या कर रहा है, एमएसपी देने से आप यहाँ पे मिनिमम प्राइस दे रहे हो, उसकी वजह से मार्केट प्राइस जो है उससे असर पड़ता है। तो ये क्या हो गया, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग हो गया। ऐसा कौन कहता है, यहाँ पे दूसरी कंट्रीज कहती हैं, यूएस कहता है स्पेसिफिकली कि आप ये जो एमएसपी जो दे रहे हो ये यहाँ पे गलत बात है, ठीक है। ये यहाँ पे यूएस जो है अपोज माइक किसी का ऑन है, मैम रिपीट कर दो ना एक बार ये वाला, हाँ ये एमएसपी वाला। ठीक है, किसी का माइक ऑन है वो बंद कर लो प्लीज़, ठीक है। देखो एमएसपी वाला यहाँ पे ये है कि पहला यहाँ पे 1966 के बाद, अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा क्या एम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंडर हमारा क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो सबसे पहले देखो मतलब आप समझो ना कि हमारे पास यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में तो सब्सिडी देने के लिए अपने फार्मर्स के पास ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा एक और बात है, यहाँ पे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में वो भी सब्सिडीज आएंगी जो डायरेक्टली आप फार्मर्स को ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पीएम किसान की बात करूँ, ठीक है, तो पीएम किसान जो है वो यहाँ पे एम्बर बॉक्स में नहीं आएगी, वो कहाँ आएगी, वो आएगी आपकी ग्रीन सब्सिडी में। और प्लस यहाँ पे जो यूएस है, यूएस क्या करता है, यूएस अपने फार्मर्स को डायरेक्ट पैसा बहुत देता है, ठीक है, कि आप यहाँ पे आप यहाँ पे एग्रीकल्चर करो, ठीक है, और खूब सारा पैसा जो है यहाँ पे फार्मर्स को दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र करती हूँ अपने किसानों को, तो वो जो है वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं रहेगी, ठीक है, कितना भी मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। ओके ठीक है, अब ये हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे पहला यहाँ पे बोन ऑफ कंटेंशन क्या रहता है कि एमएसपी प्रोवाइड करना बाय द इंडिया। तो ना ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ी थी, ये हमें ज़रूरत पड़ी क्योंकि 1966 के बाद हम क्या आए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में हम मेजरली कौन से प्रोडक्ट्स उगा रहे हैं, हम वीट और राइस उगा रहे हैं। इन्हीं को यहाँ पे अब जब इनका सरप्लस प्रोडक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, मार्केट में इनके दाम जो हैं वो यहाँ पे गिर जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी भी होता है कि प्याज की या फिर टमाटर की पैदावार ज़्यादा हो जाती है, तो वो आप मानो कि आलू की, टमाटर इनकी पैदावार ज़्यादा हो जाती है तो उनके प्राइसेस जो हैं बहुत कम हो जाते हैं, है ना। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो इंडिया को अब प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने फार्मर्स को। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट किस तरीके से करोगे कि एक आप मिनिमम आप इनको पैसा दो, ठीक है, इनके प्रोडक्शन पे, एटलीस्ट इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो यहाँ पे रिकवर हो जाए, ठीक है। ये था इंडिया का मकसद एमएसपी देने का, ठीक है। तो अश्योर कर रहे थे कि भाई यहाँ पे चाहे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ही क्यों ना हो जाए,
हम आपको एक मिनिमम लेवल, अगर हमें यहाँ पे 1900 रुपीज़ पर क्विंटल अगर आपको गेहूं का देना पड़े तो हम आपको देंगे, ठीक है। इससे आप डीमोटिवेट नहीं होगे कि भाई यहाँ पे फार्मर्स का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझ आया कि ये हमें क्या हो रहा है। अब देखो यूएसए जो है, यूएसए करता है इस एमएसपी का जो इंडिया में दी जाती है। वो कहता है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप मिनिमम यहाँ पे आपने क्या किया, आपने नंबर सेट कर दिया कि 1900 रुपये तो आप यहाँ पे दोगे ही। अब क्या होगा, मार्केट वाले जो यहाँ पे दाम रहेंगे, मार्केट प्राइसेस जो रहेंगे, वो मान लो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे मार्केट में आप मान लो कि 2000 रुपये उनका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। 2000 रुपये पर क्विंटल का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप गवर्नमेंट में आप यहाँ पे सप्लाई कितना कर रहे हो, 1900 रुपये में एटलीस्ट कर रहे हो, और मार्केट में इतना प्राइस है। तो ये देखो यहाँ पे ट्रेड डिस्टॉर्शन होगा। अगर यहाँ पे प्राइसेस में वेरिएशन होता है तो यहाँ पे ट्रेड डिस्टॉर्शन होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे आपने 1900 रुपये में आपको यहाँ पे मिल रही है, सस्ते में आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो, एमएसपी आप दे ही रहे हो, ठीक है। अब यूएस कहेगा कि तुम यहाँ पे ये पूरा जो मार्केट है इसका पूरा प्राइस वैल्यू जो है खराब कर रहे हो। तो ये लोग हमारा क्या करते हैं, यहाँ पे इस चीज़ में विरोध करते हैं, ठीक है। तो एक तो एमएसपी का विरोध हो गया। दूसरा इशू क्या रहता है, दूसरा इशू रहता है हमारा, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, सॉरी मैम, थोड़ा सा क्या ये कंसेप्ट ये है कि मतलब 1900 गवर्नमेंट देगी फार्मर्स को एज ए सब्सिडी? नहीं, मिनिमम कि सपोर्ट प्राइस, सब्सिडी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दे रहे हैं, मार्केट वैल्यू आपने एक सेट कर दी उनकी कि भाई जो यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है मैम मतलब किसान कर रहा है, हम्म, एमएसपी आप उसमें मिनिमम एक प्राइस दे रहे हो उसको, ठीक है। अगर उसका प्रोडक्शन 1600 रुपये का भी हुआ है, ठीक है, तब भी आप उसको 300 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के दे रहे हो कि भाई ठीक है, एक हमने मिनिमम वैल्यू सेट कर रखी है 1900, इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू भले ही उसकी 1600 रुपये हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1900 रुपये आपको मिल रहे हैं। अब देखो 1600 उसकी मार्केट वैल्यू, तो अब क्या होगा, मार्केट में यहाँ पे जो लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको भी इसी के लेवल पे लाना पड़ेगा, 1900 के लेवल में, यस मैम। है ना। तो यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है यहाँ पे फार्मर्स के लिए, ठीक है, कि आपको मिनिमम एक अमाउंट जो है दिया ही जाएगा। तो ये पूरा यहाँ पे ट्रेड मार्केट जो है यहाँ पे डिस्टॉर्ट करता है, ठीक है। तो यूएसए इसके अगेंस्ट रहता है। अब देखो इंडिया क्या तो कहता है, मैम इंडिया यूएसए क्या को क्या कहता है, प्रॉब्लम है, हम लोग अपने सस्ते में बेच यस रहे हैं, मैम, मतलब हम लोग तो अपने महंगे में हमें भी ले ये वाला समझ ज़्यादा ही प्राइस ले रहे हैं ना हम लोग तो हाँ वो लोग को लेकिन, क्या प्रॉब्लम है। हाँ लेकिन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट तो आप इम्पोर्ट और करते हो ना। एक्सपोर्ट आप करते हो ना। तो मैम तो भी तो अगर हम लोग 1600 रुपये ही रखेंगे तो वो लोग को और नुकसान होगा, हम लोग का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वो लोग का तो महंगा ही पड़ेगा फिर भी। हम लोग को महंगा पड़ेगा, नहीं लेकिन यहाँ पे ये ट्रेड नहीं, लेकिन डिस्टॉर्ट यहाँ करते पे हैं ये ना, ट्रेड मार्केट में डिस्टॉर्ट करते हैं फेयर ना, वैल्यू होनी मार्केट में चाहिए, फेयर वैल्यू होना चाहिए बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। ये आपका नहीं होना चाहिए कि सरकार कुछ यहाँ पे सुविधा दे रही है या फिर मतलब ये यहाँ पे आप मिनिमम सपोर्ट आप दे रहे हो। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे प्रोडक्शन के हिसाब से चलाएंगे तो क्या होगा, फार्मर्स जो रहेंगे ये यहाँ पे 1900 पाने की जगह यहाँ पे हो सकता है कि 1600 में ही इस धान को बेच दें। तो यहाँ पे मार्केट में फायदा होगा ना कि 1600 में आप यहाँ पे मिनिमम खरीद रहे हो, कम से कम में खरीद रहे हो। अच्छा अभी आपने देखा है ना कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ठीक है, अभी जो फार्म बिल का यहाँ पे विरोध हो रहा है, अगर एमएसपी हटा दी तो यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में इसकी जो वैल्यूज कम से कम 1900 रुपीज़ जो दे रही है यहाँ पे गवर्नमेंट, वो यहाँ पे फ्यूचर में मार्केट डिस्टॉर्शन की वजह से या फिर मार्केट प्राइसेस पे, डिमांड एंड सप्लाई पे अगर रेगुलेट होने लगे तो हो सकता है 1900 की जगह 1600 पे आ जाए। इसीलिए तो फार्मर्स यहाँ पे विरोध कर रहे थे कि यहाँ पे उनको लग रहा था कि एमएसपी को हटा दिया जाए तो ये सब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अगर मार्केट, अगर फेयरली आप उसको मार्केट पे चलाने लगो तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि उसकी रेगुलेटेड नहीं रहता है ये पूरा सिस्टम, ठीक है। चलो वो अब वो सब्सिडी से भी लिंक्ड है, ऑब्वियसली सब्सिडी दोगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया जो एमएसपी दे रहा है वो तो ऑब्वियसली फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दे रहा है। अब फार्मर्स प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे इंडिया का यहाँ पे रहता है, अब देखो चलो इसके काउंटर में इंडिया क्या कहता है, इंडिया कहता है, यूएसए यहाँ पे विरोध करते हैं कि मार्केट के प्राइसेस को डिस्टॉर्ट मत करो, यहाँ पे जो प्रोडक्शन बैठ रही है उसी के हिसाब से आप यहाँ पे इन लोगों को अपना इंडिपेंडेंट करने दो, आप इनको डायरेक्ट पैसा दे दो, आप यहाँ पे जाके मार्केट के प्राइसेस में यहाँ पे इन्वॉल्व मत हो,
ठीक है। अब देखो इंडिया क्या कहता है, इंडिया कहता है कि यहाँ पे जो हम ये सब्सिडी दे रहे हैं या फिर ज़्यादातर हमारे पास जो फार्मर्स हैं, ठीक है, ये कौन से फार्मर हैं? सब लोग बताओ कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का क्या लैंड होल्डिंग रहती है? मैम मार्जिनल का हम्म। मैम 1 हेक्टेयर से कम 1 हेक्टेयर से कम रहता है। हाँ हाँ हाँ, और स्मॉल का क्या रहता है? 2 हेक्टेयर से कम होता है ना? 4 यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब देखो इंडिया क्या कहता है, इंडिया कहता है कि हम एमएसपी जो दे रहे हैं वो भी यहाँ पे ज़्यादातर उन फार्मर्स को पहुँच रही है जिनके पास यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। ठीक है, 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, उन्हीं को यहाँ पे हम जो है फार्मर्स को सब्सिडी दे रहे हैं। और हम इन्हें क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये काफ़ी गरीब हैं, ये पावर्टी एलिमिनेशन आप अगर आपको करना है तो अगर हमारे 64% पॉपुलेशन अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है तो हमें ऑब्वियसली एक इनको प्राइस सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि उनकी एक मिनिमम इनकम जो है वो यहाँ पे बनी रहे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंडिया का रहता है कि हमें यहाँ पे पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। अच्छा, यहाँ पे एमएसपी जो देते हैं, ये जो आप पूछ रहे हो ना कि यूएस यहाँ पे क्यों विरोध कर रहा है, जो भी यहाँ पे हमने एमएसपी से खरीदा है, ठीक है, एक मिनिमम शून्यतम प्राइस देके जो हमने खरीदा है वो सारा सामान हमें पता है ना कहाँ जाएगा? वो एफसीआई के थ्रू यहाँ पे जो सरकारी गोडाउन्स हैं उसमें जाएगा ना। समझ आ रहा है क्या होगा? तो यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रही है, और फिर जब सप्लाई है एफसीआई फेयर प्राइस शॉप में जब आप बांटोगे तो उसको आप 2 रुपये 3 किलो 3 रुपये उतनी 3 रुपये का शायद 3 रुपये पर केजी का आप चावल बेचोगे, 2 रुपये पर केजी का आप गेहूँ बेचोगे। तो अब बताओ कि अब वो इवेंचुअली ये जो आपने एमएसपी पे जो खरीदा है फार्मर से, वो इवेंचुअली मार्केट में आके क्या हो रहा है? मार्केट में उसका प्राइस डिस्टॉर्शन हो रहा है जब आप फेयर प्राइस शॉप से आप इसको जाके बांट रहे हो। समझ आ रहा है? कुछ लोग ये भी हो सकते हैं कि यहाँ पे आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? हाँ, क्या कह रहे थे? सतन कुछ पूछ रहे थे अभी? यस मैम, वो 10% तो उसका समझ में नहीं आया कुछ, मतलब वो चेंज कैसे हो जाएगा वो? अगर बेस ईयर वो चेंज कर देंगे बेस ईयर तो फिर इफेक्ट कैसे गिरेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, अच्छा अच्छा, एक मिनट मैं बुला देती हूँ। अच्छा, ऐसे डेस्कटॉप से समझ आ रहा है आप लोग को, या फिर जो वॉइस है वो यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब आ रही है? मैम वॉइस का थोड़ा इशू है। अभी आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। देखो अभी यहाँ पे इशू, इसको ध्यान से सुनो। प्रॉब्लम क्या है? डी मिनिमस लेवल जो है सेट करा हुआ वो कब का है? 1986 का। 1986 का है। अब उसी समय पे अगर यहाँ पे इंडिया यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा था 10 क्विंटल, और 10 क्विंटल यहाँ पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट आप मान लो कि इसका 10,000 रुपये अगर यहाँ पे इसका कॉस्ट होगा, ठीक है, 10,000 का 10% ही यहाँ पे आप सब्सिडी का पैसा जो है फार्मर्स को दे सकते हो अंडर दिस एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 10 क्विंटल का अगर आप प्रोडक्शन देखोगे यहाँ पे 2022 में, तो मान लो कि ये जो आपका 10,000 रुपये में आप जो प्रोड्यूस कर रहे थे, अब मान लो कि ये इन्फ्लेशन के कारण कितने रुपए में हो जाएगा? 1,00,000 रुपये में हो जाएगा। ठीक है, 10,000 का आप मान लो, इसमें अब 30 साल बाद तो ऑब्वियसली गोल्ड की कॉस्ट 20 साल पहले 5,000 होती थी। ठीक है, अब इन्फ्लेशन के कारण गोल्ड की कॉस्ट 50,000 हो गई। ठीक है,
कॉस्ट तो बढ़ रही है ना। सेम कमोडिटी एक 10 ग्राम की, अगर 1 तोला सोने की बात करते हैं तो उसी 1 तोले सोने की कॉस्ट जो होती थी 20 साल पहले 5,000 होती थी, और अब उसी 10 ग्राम्स की हम बात करते हैं तो अब यहाँ पर 50,000 है। सेम आप देखो कि यहाँ पे 100 क्विंटल गेहूँ जो भी राइस गेहूँ जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो आ रहा था वो यहाँ पे 10,000 आ रहा था। 30 साल बाद ऑब्वियसली अभी के एग्जिस्टिंग रेट पे ये मान लो कि 1 लाख रुपए हो जाएगा। अब इस 10,000 की कॉस्ट का आप 10% इसका कॉस्ट निकालो, ठीक है। 10,000 का 10% निकालोगे तो उतना ही आप जो है सपोर्ट दे सकते हो, ठीक है। तो फिर ये 10% क्यों बोल रहे? डायरेक्ट बोल दो ना कि 1,000 रुपए ही दे सकते हैं 10,000 पे। हाँ तो फिर ये 10 हाँ तो ये अलग अलग है ना, हाँ, तो राइस का फिर अलग ये तो होगा, प्रॉब्लम है वीट फिर का तो। अलग होगा, हाँ प्रोडक्शन अलग है ना हर चीज़ का। तो अगर एक ही कह देंगे कि 10,000 गेहूं पे और 10,000 राइस पे, तो वो नहीं होगा। राइस का प्रोडक्शन अलग होगा, उसका 10% प्रोडक्शन कॉस्ट देना है। वीट का 10% कॉस्ट अलग आएगा क्योंकि उसका प्रोडक्शन वैल्यू अलग होगा। ऐसे ही शुगर का अलग होगा, ठीक है। और ये लोग प्रोडक्शन कॉस्ट भी डिसाइड करके रखे पहले से कि 1986 में जो कॉस्ट था उसी पे 10% देना है। हाँ 1986 का उरुग्वे राउंड में ही डिसाइड हुआ है, ठीक है। फिर अब ये तो पूरा ही गलत है ये तो। पूरा ऑब्वियसली गलत है। इंडिया यहाँ पे इसीलिए विरोध करता है कि यहाँ पे आपने 30 साल पुराना बेस ईयर मान रखा है। अब तो यहाँ पे ये प्रोडक्शन 100 क्विंटल का आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 लाख रुपए का यहाँ पे प्रोडक्शन बैठ रही है। अगर आप अब यहाँ पे 1,000 रुपए की सब्सिडी दे रहे थे उस हिसाब से, अब यहाँ पे अलाउड है कि सिर्फ 1,000 रुपए से आज के टाइम पे भी आप 1,000 रुपए से ज़्यादा यहाँ पे सब्सिडी नहीं दे सकते हो उस 1986 के हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पे वैल्यू भी बढ़ गई है। अगर आप आज के समय के हिसाब से देखो तो यहाँ पे 10% कितना आएगा, ज़्यादा आएगा ऑब्वियसली, 1,000 से ज़्यादा आएगा। तो आपको उतनी, अगर आप 10% ही लिमिट सेट कर दो, लेकिन अगर आप प्रेजेंट एग्जिस्टिंग इन्फ्लेशन को यहाँ पे मतलब इन्वॉल्व करके अगर आप यहाँ पे कॉस्टिंग निकालोगे तो आप यहाँ पे ज़्यादा सब्सिडी दे पाओगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है कि एक तो आप हमें यहाँ पे एमएसपी का विरोध करते हो, दूसरा आपका यहाँ पे फ्लॉड है जो आपका बेस ईयर है, ठीक है। उस टाइम क्या था, अब 1986 में हमने सारे प्लान्स पढ़े हैं। 1986 में क्या है, इंडिया की हालत इतनी अच्छी तो है नहीं, है ना। बीओपी क्राइसिस आएगा, ठीक है। बीओपी क्राइसिस देखेंगे आईएमएफ में जब देखेंगे तो 91 में यहाँ पे हम तभी तो यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। तो हमारा तो नॉर्मल प्रोडक्शन भी नहीं होगा, हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन से भी कम ही होगा ना 86 के टाइम पे, ठीक है। तो ये जो है इंडिया यहाँ पे विरोध करता है। और यही यूएस को कैसे फायदा हो रहा है? वो लोग को भी तो यही प्रॉब्लम हो रहा होगा। क्योंकि 1986 में आप सोचो ना कि यहाँ पे यूएस जो है वो पूरा डेवलप्ड इकोनॉमी है, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन भी डेवलप्ड कंट्री है। तो यहाँ पे उनका जो 5% का वैल्यू है वो यहाँ पे 10% जो हमारा प्रोडक्शन ही कितना था, ठीक है, इतना कोई प्रोडक्शन तो था नहीं। तो हमारा उनका जो 5% है हमारे उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है, कई ज़्यादा है, कई टाइम्स ज़्यादा है उनका 5% भी, क्योंकि उनका प्रोडक्शन ही ज़्यादा था 1986 में, ठीक है। हम तो सिर्फ यहाँ पे 100 क्विंटल प्रोड्यूस कर रहे थे उस टाइम पे, लेकिन मान लो कि वो यहाँ पे 1,000 क्विंटल प्रोड्यूस कर रहे थे। उनका 1,000 क्विंटल का कॉस्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा, उसका भी 5% यहाँ पे ज़्यादा निकलेगा क्योंकि उनका प्रोडक्शन ज़्यादा था 1986 में। हमारा प्रोडक्शन 100 क्विंटल का है, ठीक है। अभी तो ज़्यादा ही हो रहा होगा ना वो लोग को भी। अभी भी ज़्यादा है, और वो लोग इसको भी ब्रीच करते हैं, 5% को भी वो ब्रीच करते हैं। किस तरीके से? वो इसको इस तरीके से ब्रीच करते हैं कि भाई उनके लिए ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट ही हैं। जो यूएस की सरकार है वो यहाँ पे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा पैसा डायरेक्टली ट्रांसफ़र करती है, लेकिन इंडिया के पास ऑब्वियसली ये पैसा इतना है नहीं कि वो यहाँ पे हम अपने किसानों को इतना डायरेक्टली ट्रांसफ़र करें। और ऊपर से अगर आप फार्मर्स को ट्रांसफ़र भी कर दोगे तो ऑब्वियसली ये जाके बाइक ही खरीदेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे उसका कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगा डायरेक्ट ट्रांसफ़र के लिए, इसलिए हम इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ ज़्यादा देना प्रेफर करते हैं, ठीक है। और उस पे भी मतलब लिमिट लगा दी है। उस पे भी लिमिट लगा दी है। तो अब ये तो एक इशू हो गलत गया। हाँ गलत तो है। तो यहाँ पे अच्छा, ये पब्लिक स्टॉक होल्डिंग की बाद में बात करेंगे, उससे अभी वो सब आएगा यहाँ पे जो अभी रिसेंट उसमें क्या हुआ है 12th WTO वाले उसमें। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि इन सब्सिडीज़ का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फेयरनेस की बात करते हैं, ठीक है, तो देखो एम्बर बॉक्स में, अगर एम्बर बॉक्स की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यूएस की बात करते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिया की।
देखो एक इशू आप और यहाँ पे सोचो, यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, और यूएसए में यहाँ पे कितने लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं और इंडिया में यहाँ पे कितने लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1000 रुपये यहाँ प्रोवाइड कर रहा है इंडिया अपने लोगों को सब्सिडी के फॉर्म में, और यूएसए यहाँ पे मान लो कि 10,000 रुपये प्रोवाइड कर रहा है अपनी सब्सिडी के फॉर्म में, ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन भी कम है, तो यहाँ पे पर फार्मर जो कॉस्ट आएगा वो उनका ज़्यादा आएगा, ज़्यादा पैसा मिल रहा होगा हर एक फार्मर को। और इंडिया में अगर आप बात करो तो यहाँ पे एक तो अमाउंट भी कम है, दूसरा यहाँ पे इतने सारे लोग हैं फार्मर्स, ठीक है, सब यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, सब लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे पर फार्मर जो कॉस्ट आएगी सब्सिडी की वो यहाँ पे कम होगी इंडिया में। तीसरा इशू ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यूएसए में कितनी सब्सिडी दी जाती है और इंडिया में कितनी सब्सिडी दी जाती है, मतलब एक यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ने अनुमान लगाया है, ठीक है, तो यूएसए में ये लोग क्या करते हैं, एम्बर बॉक्स के अंडर ही जो इनका 5% वाला डी मिनिमम वाला जो लेवल है ना, उसके अंडर ही इनकी एक फार्मर की जो सब्सिडी बैठती है वो बैठती है अराउंड $7,200। ये देख रहे हो, $7,200 इनकी एक फार्मर को इनको मिल रहा है सब्सिडी के फॉर्म में, ठीक है, और ये मैं सिर्फ एम्बर बॉक्स की बात कर रही हूँ। दूसरा इंडिया की अगर आप बात करोगे तो इंडिया में पता है कितना मिल रहा है, इंडिया में मिल रहा है अराउंड $49 एक फार्मर को। तो कहाँ $7,200 और कहाँ से $49, इसीलिए इंडिया यहाँ पे चाहता है कि हम इनको सब्सिडी भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कम से कम यहाँ पे एमएसपी तो हम इनको प्रोवाइड करेंगे, हम इनको सब्सिडी तो बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे, हम क्यों यहाँ पे एम्बर बॉक्स के अंडर यहाँ पे इनको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का काउंटर आपको समझ आता है? यस मैम। ठीक है, अब हमने एएमएस की बात की थी, ठीक है, एएमएस वाली जो हमारी बात थी उसके अंदर भी अगर आप यहाँ पे इन कंट्रीज़ की सब्सिडीज़ देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा आती है। यूएसए जो यहाँ पे पूरा एक फार्मर के जो यहाँ पे सब्सिडी दे रहा है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 61,000 दे रहा है एक फार्मर के लिए, ठीक है, पूरे एक साल में। और दूसरा यहाँ पे इंडिया में अगर हम यही बात करेंगे, यहाँ पे $282 यहाँ पे बैठते हैं एक फार्मर के लिए, ठीक है, जब हम पूरा यहाँ पे एएमएस प्रोडक्ट और नॉन प्रोडक्ट सब्सिडी को यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तब, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड कर दो, हर चीज़ को इंक्लूड कर दो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे यूएस के पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी मिनिमल आएगी, ठीक है, उनके पास अच्छे से अच्छा उनके पास वहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी होगी, हमारे पास तो स्टोरेज फैसिलिटी ही नहीं है ना, तो स्टोरेज में भी हमारा आधा ग्रेन तो ख़राब ही हो जाता है, एफसीआई में भी अगर ग्रेन जाएगा तो वहाँ पे भी ओवरफ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो ओवरऑल सब्सिडीज़ मिल रही हैं एक फार्मर को 282। अब आप देखो यहाँ पे 61,000 में कितना डिफरेंस है और 282 में कितना डिफरेंस है। यही यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पे कितना दे रहा है एमएस के अंडर, ऑलमोस्ट उनका भी यहाँ पे 8K है, ठीक है, 8,000 यहाँ पे डॉलर उनका सब्सिडी यहाँ पे चलता है। इंडिया में आप देखो तो ऑब्वियसली वी नीड सब्सिडी, ठीक है, ताकि हम अपने एक फार्मर्स को इंश्योर कर पाएँ। दूसरा यहाँ पे अगर आप बात करो कि यहाँ पे ये लोग अभी देखो, जैसे कि अभी यहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट होने लगे, अभी एमएसपी ख़त्म करने की बात भी नहीं हुई, एक लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट देखा जा रहा था कि हो सकता है एमएसपी जो है यहाँ पे एपीएमसी ख़त्म होने की वजह से एमएसपी भी पूरा यहाँ पे ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि सरकार का ऑब्वियसली सब्सिडीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा जाता है, सरकार को मज़े तो आते ही नहीं कि हम खूब सारी सब्सिडी दें, उनको देना पड़ता है क्योंकि लोग काफ़ी वल्नरेबल हैं और हमारी डिपेंडेंस बहुत है एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर से इसीलिए हम क्या चाहते हैं, सरकार क्यों फोकस करती है मैन्युफैक्चरिंग में जाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में आपको बहुत सब्सिडी देनी पड़ती है। अगर यहाँ पे ये लोग एम्प्लॉयड रहेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो हो सकता है कि यहाँ पे जो एमएसपी वगैरह देनी पड़ रही है वो आपको कम देनी पड़े, तो सब्सिडी डिपेंडेंस भी कम होगी। तो इसीलिए सरकार जो है पूरा मेक इन इंडिया और उस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ पे उसको प्रमोट करती है कि एटलीस्ट इस सेक्टर में जो 64% है वो यहाँ पे कुछ यहाँ पे जाए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ठीक है। ओके, मैं क्या बोल रही थी, भूल गई एकदम। भूल गई मैं क्या बोल रही थी। एनीवेज ठीक है, ठीक है, तो ये आपको समझ आया कि यहाँ पे क्यों यहाँ पे इशू रहता है इनको लेके, समझ आया सबको?
आवाज़ आ रही है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे बाली कॉन्फ्रेंस होती है। मैं कॉन्फ्रेंसेस भी अभी बताऊंगी कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस कौन सी इंपॉर्टेंट है और इंडिया किस तरीके से यहाँ पे जो पूरा अपनी जो यहाँ पे डिमांड्स हैं उनको यहाँ पे लेके आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम WTO में बात करें ना, तो WTO में इंडिया और चाइना दोनों यहाँ पे सिमिलर स्टैंड रखते हैं। ठीक है, कि एज अ डेवलपिंग कंट्री कि इन टैरिफ्स जो हैं ये आपके कम करे जाएं। ओके, बहुत सारे रीसेंट इश्यूज़ हैं, मतलब WTO बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के सारे जो यहाँ पे इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे आसपास ही घूमते रहते हैं, चाहे वो वैक्सीन का रहे, चाहे वो यहाँ पे उसका रहे। एक मिनट, बाली कॉन्फ्रेंस देखती हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे हम आते हैं बाली कॉन्फ्रेंस पे। बाली कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी 2013। कौन थे यहाँ पे USA के प्रेसिडेंट? यहाँ पे थे ओबामा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब चक्कर में है कि यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे क्या हो, इंडिया हमसे साइन कर ले TFA, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो, टैरिफ एकदम मिनिमम रखे। ठीक है, और एक अग्रीमेंट जो है यहाँ पे साइन कर ले इंडिया। ठीक है, अब इंडिया को यहाँ पे मौका मिल गया कि हम तो यहाँ पे ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट जो है यहाँ पे साइन नहीं करेंगे, और ये हम तब तक नहीं करेंगे जब तक आप हमें ये जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग FCI कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर आप हमें यहाँ पे राज़ी ना हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग जो है इसके नेगोशिएशंस, इन्हीं को हम बोलते हैं बाली कॉन्फ्रेंस। ये बाली कॉन्फ्रेंस में बात हो रही है 2013 में। ठीक है, इंडिया यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें तुम ये परमिशन दो तभी हम जाके ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट साइन करेंगे। ठीक है, पता चले कि आप हमें, हमारा नुकसान हो रहा है और आपका फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो हर कंट्री जो चाह रही है वो यहाँ पे TFA साइन करना चाह रही है। ठीक है, तो ओबामा बहुत मनाते हैं इंडिया को। ठीक है, इंडिया जो है अपनी स्टैंड पे यहाँ पे अटल है। फाइनली क्या होता है, यहाँ पे बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस पे एक यहाँ पे ये लोग बात लेके आते हैं। ठीक है, वो बात होती है आपकी पीस क्लॉज से रिलेटेड। ठीक है, तो आपका बाली कॉन्फ्रेंस में एक आता है पीस क्लॉज। अब ये पीस क्लॉज क्या होता है? पीस क्लॉज हमें पता है कि डी मिनिमस लेवल आपका इंडिया का 10% है। ठीक है, तो पीस क्लॉज के अंडर क्या होगा, अगर इंडिया यहाँ पे एक्सीड करता है इस 10% लिमिट को, तब क्या होगा कि आप यहाँ पे ये पीस क्लॉज को इन्वोक करोगे, और यहाँ पे जब आपने इसको इन्वोक किया तो कोई भी कंट्री यहाँ पे WTO में यहाँ पे इंडिया की शिकायत नहीं कर सकती कि इन्होंने यहाँ पे प्रोडक्शन को एक्सीड किया है। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे पीस क्लॉज जो है ये यहाँ पे डाला गया है। कई बारी हमारा प्रोडक्शन यहाँ पे ऐसा होता है कि 13% हो जाता है। ठीक है, और कभी हमारा 11% की लिमिट भी हो जाती है। तो हमने अब जब यहाँ पे ये एक दो बार जब हमने यहाँ पे इसको एक्सीड किया है, तो हम यहाँ पे हमने एक आर्टिकल इन्वोक किया है, उसको हम बोलते हैं पीस क्लॉज। ठीक है, तो बाली कॉन्फ्रेंस में ये पीस क्लॉज की बातें होती हैं कि ठीक है, हम आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ सालों तक के लिए आप क्या करो, यहाँ पे चैन से रहो और आप अपना डी मिनिमस लेवल को आप एक्सीड कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप करोगे तो कोई कंट्री आपके खिलाफ शिकायत नहीं करेगी। इंडिया कर लेता है फिर यहाँ पे ट्रेड फैसिलिटेशन साइन। ठीक है, तो ये यहाँ पे पीस क्लॉज की बात होती है। अब जब यहाँ पे हम आते हैं, कब, यहाँ पे 2021 में, जब यहाँ पे ये 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो अब इंडिया क्या डिमांड कर रहा है? इंडिया कह रहा है इसके लिए कुछ परमानेंट सोल्यूशन तो लाओ, पीस क्लॉज आपने टेम्परेरीली बना दिया। इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए हमें। ठीक है, तो अब जो है ये जो टॉक्स थी, जो रिसेंट वाली 2021 वाली टॉक्स थी, यहाँ पे जब पीयूष गोयल गए, यहाँ पे ये हो गई फेल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इतनी आसानी से नहीं मानेंगे कि हम यहाँ पे पब्लिक स्टॉक होल्डिंग कर पाएँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक तो यहाँ पे ये लोग लेवल भी नहीं बनाते हैं, बढ़ाते हैं डी मिनिमस लेवल का, और प्लस हम इसको कहते हैं कि हमें एक्सीड करने दो, तो एक्सीड करने में भी सारी कंट्रीज जाके शिकायत कर देती हैं। जैसे कि ब्राज़ील ने यहाँ पे अभी शिकायत कर दी कि शुगर में इंडिया ने क्या करा, डी मिनिमस लेवल एक्सीड किया। और जहाँ पे वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे तो हम MSP प्रोवाइड भी नहीं करते, वहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, फेयर रेन्यूमरेटिव प्राइसेस वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो
इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट सब्सिडी के फॉर्म में ही वो प्रोवाइड करी जाती है। तो ये ब्राज़ील जो है यहाँ पे नाराज़ हो गया, वो जाके पहुँच गए वहाँ पे WTO में। ठीक है, चलो उसका इशू हम देख लेंगे क्या है। वैसे मैं उसका वीडियो बना के एक बार ही डाली थी, अगर वो समझ आए उस पर तो वो ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करा हुआ है मैंने उसमें, देख लेना ठीक है बेबी उसमें। और उसको मैं अभी बताऊंगी भी थोड़ी देर बाद, लेकिन अगर ओके जल्दी में मैम। से देखना हो तो वो वीडियो देख लेना ठीक है, ऐसे ही 5-6 मिनट का होगा। ओके, चलो ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के हमने 2 पिलर्स यहाँ पे कवर कर लिए ठीक है। अभी तक 2 पिलर्स ही हुए हैं इसके, ये हमारा ख़त्म हो गया ठीक है। तो थोड़ा सा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे एग्रेरियन इकोनॉमी है इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट कंपटीशन थर्ड, यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोर्ट कंपटीशन होता है कि यहाँ पे जो हमने एग्जिम बैंक पढ़ी थी, एग्जिम बैंक याद है सबको, जो हमारा एक्सपोर्ट्स यस को मैम। प्रमोट करने के लिए जो हमारा क्या देता था, यहाँ पे कुछ ना कुछ लोन्स देता था ठीक है। अब अगर यहाँ पे गवर्नमेंट बोले एग्जिम बैंक को कि आप करो यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन दो, इंटरेस्ट सबवेंशन बहुत बारी न्यूज़ में होता है, ये हमें टर्म समझ नहीं आता कि इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब, अगर सबवेंशन का मतलब होता है कुछ यहाँ पे अंदर आना, कुछ नीचा करना, तो मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे नॉर्मल कमर्शियल बैंक से इस एक्सपोर्टर को जो लोन मिल रहा था, वो यहाँ पे मिल रहा था यहाँ पे 9% पे, तो अगर यहाँ पे सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर सरकार ने यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया, कितने का, 2% का अगर यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया, तो मतलब अब क्या होगा, ये जो पूरी कॉस्ट है सबवेंशन का मतलब यहाँ पे ये पूरी माइनस हो जाएगी, 9% में से यहाँ पे ये 2% माइनस हो जाएगा, और इंटरेस्ट सबवेंशन के बाद इसको इंटरेस्ट रेट कितना पड़ेगा, 7%। तो ये जेनरिक टर्म है, और भी बहुत सारे उसमें ये टर्म यूज़ करी जाती है वो। अब अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड कर रहे हो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, कि ठीक है आप यहाँ पे आपने मिल्स को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे अच्छे से लोन दे दिया, वहाँ पे आपने इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड कर दिया ठीक है, ताकि यहाँ पे क्या हो, हम यहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो हैं वहाँ पे बूस्ट अप कर पाएँ। बाहर हम बेचते तो हैं ही ना बाहर, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, वहाँ पे आप अगर इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे हो, एक्सपोर्ट कुछ भी एक्सपोर्ट जो आपके बढ़ा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो आपका आता है इस थर्ड पिलर में, एक्सपोर्ट कंपटीशन ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो सब्सिडी आप प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ पे आपने कमिटमेंट दिया दे रखा होगा कि ठीक है हम इतने लेवल से ज़्यादा एक सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करेंगे, इनको आपको क्या करना होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा ठीक है। एक लिमिट तक ही यहाँ पे भी कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ठीक है, कि अब पता चले कि यहाँ पे 2% से आपने एक्सीड कर लिया, ये ऐसे अब उसमें कितना है वो मुझे पता नहीं है ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक लिमिट के बाहर आप जो है प्रोवाइड नहीं कर सकते हो सब्सिडी, एक्सपोर्ट जो बूस्टअप करेंगे ठीक है। थर्ड पिलर आपका ये है, तीनों पिलर समझ आए, ये आपका एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है ठीक है, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, मेन है इसका कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ आना चाहिए ठीक है। ओके, कुछ पूछना है अभी तक? ठीक है, देखो ये मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, तो उसमें है कि ये ग्रीन बॉक्स सब्सिडी आपका नॉन डिस्टॉर्टिंग रहेगी, इसके अंदर कैसे आएंगी, जैसे कि आपने एग्रीकल्चर पे रिसर्च करी, सब्सिडी आपने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर रहे हो, रोड्स बना रहे हो, सड़कें बना रहे हो, और फिर आप इन्वायरमेंटल प्रोग्राम चला रहे हो ठीक है, तो यहाँ पे इसकी रिडक्शन की ज़रूरत नहीं है। एम्बर बॉक्स में ऑब्वियसली आप जो MSP रहेगा और जो आप इनपुट सब्सिडीज़ दे रहे हो सीड्स पे, पेस्टिसाइड्स पे, ये सब आपके एम्बर बॉक्स में आएंगे। और यहाँ पे एक अपर लिमिट जो है वो यहाँ पे तय करी गई है, वो अपर लिमिट क्या थी, डी मिनिमस लेवल थी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी जो था वो यहाँ पे प्रोडक्शन लिमिटेशन आपका देती है ठीक है, और ये जो है दिस रिफ्लेक्ट्स दी बार्गेनिंग पावर ऑफ द डेवलप कंट्रीज। तो वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये वाली जो सब्सिडी है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी और आपकी ब्लू बॉक्स सब्सिडी ठीक है, तो इंडिया में तो यहाँ पे कुछ यूज़ होती ही नहीं है, तो इंडिया में यहाँ पे जो है ये फेवर करती है ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ को ठीक है। जैसे कि यहाँ पे USA जो है 100 रुपये में 10 किलो गेहूँ यहाँ पे उगा रहा है ठीक है, 100 रुपये में अगर वो यहाँ पे इसको अगर लिमिट करेगा प्रोडक्शन को, तो ये नेगेटिवली डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे इसका क्या करेगा, प्रोडक्शन इसको आराम से यहाँ पे बढ़ा सकता है, इसमें कुछ भी यहाँ पे लिमिट वगैरह नहीं है ठीक है।
तो मेनली यहाँ पे इससे तो हमारा कोई काम नहीं है। एम्बर बॉक्स जो है ये यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, क्योंकि हम डेवलप कर रहे हैं, ऑब्वियसली एमएसपी प्रोवाइड करेंगे। हाँ ठीक है, मैं आपको ये कह रही थी, जो मैं बीच में भूल गई थी, मैं कह रही थी कि रीसेंट वाली जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, अब देखो यहाँ पे इंडिया ने बस बात ही की थी, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक आइडिया ही हुआ था कि एमएसपी जो है यहाँ पे आपका क्या होगा, हो सकता है फ्यूचर में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तब फार्मर्स ने इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर दिया, ठीक है, कि इवेंचुअली यहाँ पे फार्म लॉज जो है इंडिया को पीछे लेना पड़ा। अब वहीं पे यहाँ पे जब ये प्रोटेस्ट होते हैं तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं कि भाई यहाँ पे आप जो है फार्मर्स के प्रति बहुत अत्याचार कर रहे हो। ठीक है, और एक साइड यहाँ पे WTO से और बाकी कंट्री से यहाँ पे क्या आता है, फोर्स एक यहाँ पे आती है कि आप जो MSP लगा रहे हो इसको कम करो। तो एक यहाँ पे इंडिया पे ये डबल चीज़ यहाँ पे एक बर्डन डाल जाता है कि MSP एक तो कम करो, और MSP अगर हम कम करेंगे तो देखो आपने फार्मर प्रोटेस्ट देखे, अभी तो बात भी नहीं हुई थी तब, और अगर अब इन्होंने फ्यूचर में यहाँ पे ख़त्म करी या कम करेगी तो यहाँ पे आप सोचो कितने लेवल के प्रोटेस्ट होंगे। तो ये जो US है ये तो खूब डालता है कि MSP को ख़त्म करो, लेकिन साथ में ही यहाँ पे अगर ख़त्म करने से यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं कि भाई तुम लोग तो बड़े ख़राब लोग हो, और यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, काफ़ी अत्याचार हो रहा है। ठीक है, तो एक ये मैं आपको हिपोक्रेसी बता रही थी बिटवीन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया के इंटरेस्ट को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। पुल आउट ही कर लेना चाहिए WTO से। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अपना खुद का बना देना चाहिए, एशिया का अलग से। एशिया में फिर चाइना है ना, ना, वो भी है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं रीसेंट इससे क्या होता है। ओके मैम उस दिन आपने बोला था कि ये जो डेवलपिंग और ये डेवलप्ड नेशन है इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। हाँ, तो फिर ये अगर कोई डेफिनेशन नहीं है तो फिर ये कैसे बता दिए कि जो डेवलप्ड है वो लोग को 5% फॉलो करना है, जो डेवलपिंग है वो लोग को 10% फॉलो करना है? अपने आप कंट्रीज अडॉप्ट करती है। अच्छा, जो टाइटल है ना डेवलपिंग और डेवलप, हाँ कोई कुछ बोल सकता है। चाइना आपको लगता है डेवलपिंग है? नहीं, वो तो डेवलप्ड है। हाँ, लेकिन उसने डेवलपिंग उसके क्राइटेरिया में उसने अडॉप्ट किया। WTO को तो बहुत उन्होंने पागल बनाया। ठीक है, और WTO का मेंबर वो जो है वो लेट 90s में ही बने हैं, जो चाइना है, जब उन्होंने यहाँ पे इकोनॉमी अपनी ओपन की थी। और जैसे ही वहाँ पे देंग जियाओपिंग जो है वो यहाँ पे थे उस टाइम, उनके जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यहाँ पे बोला कि हमें चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो जाके ज्वाइन करते हैं WTO में। सबने सोचा कि यहाँ पे WTO में ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी में हमने देखा था कि क्या डिफरेंस होता है। ओपन इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे जो करेंसी है फ्रीली सर्कुलेट करती है, डॉलर और इंडियन रुपी जो है वो यहाँ पे फ्रीली सर्कुलेट करेगा, मार्केट में जिस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हो उसके हिसाब से। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या रहती है कि यहाँ पे हम जो है बाहर जाके सामान नहीं बेच रहे हैं, हमारे पास सिर्फ इंडियन रुपी जो है वो यहाँ पे इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है। डॉलर होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन उतना नहीं होगा कि फ्रीली सर्कुलेट हो रहा है, ट्रेड यहाँ पे बीच में हो रहा है। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट जो है फ्री नहीं होता है। तो यहाँ पे WTO में जब चाइना मेंबर बनता है 90s में डेंग जियाओपिंग के अंदर, तो ये लोग यहाँ पे इवेंचुअली सोचते हैं कि ठीक है चाइना जो है यहाँ पे इनका ट्रेड बढ़ेगा, ओपन इकोनॉमी बढ़ेंगे, हम भी जाके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएंगे और हमें भी फ़ायदा होगा। ठीक है, हम यहाँ पे सस्ते में मैन्युफैक्चर करेंगे, दुनिया को सामान बेचेंगे। लेकिन और फिर ये लोग जब यहाँ पे इतनी ज़्यादा ईज़ लेके आएंगे तो इवेंचुअली क्या होगा कि यहाँ पे जो चाइना है वो यहाँ पे बदल जाएगी डेमोक्रेसी में। जैसे ही यहाँ पे लोगों को फ़ायदा होना शुरू होगा, समझ रहे हो आप लोग, कि यहाँ पे जब जैसे ही यहाँ पे लोग अमीर होते जाएंगे, लोगों को फ़ायदा होगा, इकोनॉमी में आपस में ट्रेड बढ़ेगा WTO का मेंबर बनने के बाद, तो चाइना इवेंचुअली जो है यहाँ पे हो जाएगा डेमोक्रेसी। लेकिन ऐसा अब आप देख रहे हो 30 साल बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चाइना यहाँ पे इकोनॉमिक पावर तो बन गया है WTO ज्वाइन करने की वजह से। ठीक है, ट्रेड वो आपस में खूब अच्छे से कर रहे हैं। तुरंत चाइना यहाँ पे जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है उसको यहाँ पे लगाता है अपनी काफ़ी सारे ऐसा नहीं है कि चाइना ही लगाता है, जापान भी हमारे अगेंस्ट लगाता है कई सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, तो अब देखो चाइना जो है यहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर आराम से लगा देते हैं। ठीक है, और लेकिन जहाँ पे इनको एक्सेस चाहिए होता है, जैसे कि हमने मोबाइल ऐप्स थे यहाँ पे चाइना वाले, वो उनको यहाँ पे
बैन किया था। तो यहाँ पे चाइना जो है तुरंत से यहाँ पे WTO में पहुंच जाता है। तो मतलब एक चाइना का वो है कि किसी भी इंस्टीट्यूट की यहाँ पे जो अच्छाई है वो अच्छे से ये लोग यूज़ करते हैं, और बुराई को ये लोग अपनी लिमिटेशन नहीं बढ़ने देते हैं। मतलब अगर उसमें से कुछ लूप होल वो लोग निकाल देंगे ताकि उनका ट्रेड हैम्पर ना हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे चाइना का स्टैंड था, और ये लोगों ने एज अ डेवलपिंग कंट्री उस टाइम ऑप्ट किया था। डेवलपिंग कंट्रीज ये कंट्रीज के ऊपर होता है कि वो किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो जितना यहाँ पे लोअर रहेगा कंट्री, अगर डेवलपिंग कंट्रीज रहेंगी तो उतनी ज़्यादा उसको फैसिलिटीज़ मिलेंगी अंडर WTO। डेवलप कंट्री अगर होगा तो उतना उसको कम फैसिलिटी मिलेगी। अगर लीस्ट डेवलपिंग कंट्री रहेगा तो उसको और भी फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो कंट्रीज मैम हैं लोअर स्टेटस अडॉप्ट करती हैं ज़्यादातर। बेबी अभी जो भी मीन्स अभी अगर जो न्यू कंट्री आएंगी जो WTO के साथ जुड़ना चाहेंगी, हाँ, तो वो डेवलप भी रहेंगी, तो वो मतलब डेवलपिंग के कैटेगरी में एंट्री ले सकती है नहीं 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 मतलब। नहीं 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 नहीं। ये आपका यूनाइटेड नेशंस के अंडर होगा। जो भी आप मतलब जो भी कंट्री आप हो, वो तो एक ओवरऑल आपका रहेगा ना कि इंडिया डेवलपिंग है या डेवलपिंग है, वो आपने इंटरनेशनली अडॉप्ट कर रखा होगा। उसी लेवल पे आप WTO में जाके ज्वाइन करोगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे डेवलप कंट्री हो और आप WTO में जाके बोल रहे हो कि नहीं मैं तो डेवलपिंग कंट्री हूँ, स्टिल डेवलपिंग। ऐसा नहीं है। जो आपका इंटरनेशनली स्टेटस होगा वही उसी स्टेटस पे आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, ओके तो यहाँ पे आप मैम चाइना का स्टेटस भी नहीं हटा पाते हो कि डेवलपिंग। बहुत कंट्रीज यहाँ पे आर्ग्यू भी करते हैं कि ये तो डेवलप कंट्री है, तो इसको इतनी आपने फैसिलिटीज़ दे रखी हैं WTO के अंडर। ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेड के लिए फैसिलिटी मिलेगी जो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री रहेगी उसके लिए। ठीक है, तो चाइना को सब यहाँ पे डिमांड करते हैं कि यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री का पहले तो उसका टाइटल यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स करके नीचे कराया जाए। तो हाँ हाँ सत्यम, क्या कह रहे हैं? मैम ये MSP वाला जो है, ये जो बेस ईयर जो चेंज करने का बात था, उसमें मतलब चाइना और इंडिया एक साथ खड़े हैं। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ मतलब तो और भी तो मेंबर्स हैं, मतलब ज़्यादातर तो दुनिया में डेवलपिंग नेशंस ही है, तो वो लोग मिलके भी वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना नेगोशिएटिंग पावर नहीं है। ऑब्वियसली जो यहाँ पे डेवलप कंट्रीज होगी उनका यहाँ पे ट्रेड वॉल्यूम ज़्यादा है। अब वो जो छोटी कंट्रीज होंगी वो कितना ट्रेड कर रही होंगी? छोटी कंट्रीज जो रहेंगी डेवलपिंग कंट्रीज, ये कितना ट्रेड कर रही होंगी? उसमें से भी चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज होंगी वो जिनका वॉल्यूम थोड़ा दुनिया में ज़्यादा होगा ट्रेड करने का, व्यापार करने का। तो जो जितना यहाँ पे इकोनॉमिकली पावरफुल रहेगा उसी की तो यहाँ पे क्षमता रहेगी। देखो इवेंचुअली अगर प्रैक्टिकली देखे जाएंगे तो पावर विंस। ठीक है, जितना यहाँ पे इकोनॉमिक पावर आपका रहेगा उसी की बात यहाँ पे सुनी जाएगी। अगर यहाँ पे US का ट्रेड ज़्यादा है ओवरऑल वर्ल्ड में, क्यों यहाँ पे जो US है यहाँ पे सैंक्शंस लगा सकता है? क्योंकि ऑब्वियसली उसका ट्रेड यहाँ पे ज़्यादा है, हर कंट्री से ज़्यादा है। तो आपका जो डॉलर है वो यहाँ पे सेपरेट हो, अगर आप डॉलर पे रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो यहाँ पे सैंक्शन जो है वो वर्क करेंगे। तो इवेंचुअली WTO जो है वो हमें पता है कि ये क्या है, कंसेंसस बेस्ड बॉडी है। तो कंसेंसस जब तक नहीं पहुंचेगा सारी कंट्री में, एक कंट्री भी यहाँ पे वायलेट करेगी, मतलब एक कंट्री भी यहाँ पे नहीं मानेगी, तो यहाँ पे कोई अग्रीमेंट नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कंसेंसस के बेसिस पे है। ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी आके यहाँ पे फेवर करे। और फिर अफ्रीकन कंट्रीज की यहाँ पे कुछ यहाँ पे बार्गेनिंग पावर तो ज़्यादा है नहीं। ठीक है, अब देखो गरीबी का गरीबी की वजह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंडिया ने कब कब इन्वोक किया है यहाँ पे। जैसे कि एक बारी हमने क्या किया था, राइस पे जो हम सब्सिडीज़ दे रहे थे इस पे हमने यहाँ पे 10% का कैप जो है एक्सीड कर दिया था। तो मैंने अभी जो आपको पीस क्लॉज की बात बताई वो यहाँ पे इन्वोक किया इंडिया ने पीस क्लॉज की। अगर यहाँ पे 10% से ज़्यादा आप यहाँ पे प्रोडक्शन आप ये सब्सिडी देते हो तो आप यहाँ पे पीस क्लॉज को इन्वोक कर सकते हो, और कोई भी कंट्री जाके WTO में इंडिया के अगेंस्ट केस फाइल जो है वो नहीं करेगा अगर यहाँ पे इंडिया यूज़ करता है इस पीस क्लॉज को। ठीक है, तो यहाँ पे एक बारी राइस पे हमने यहाँ पे ये लगाया था। ठीक है, जैसे कि 2018 में हमने जो राइस पे सब्सिडीज़ दी थी वो 13% के आसपास हो गई थी, और 2019 में यहाँ पे 11%, मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे 3% का एडिशनल और यहाँ पे 1% का एडिशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने इसको पीस क्लॉज को रिवोक किया था कि हम यहाँ पे इसके अंडर कर रहे हैं। ओके ओके, यहाँ पे अब देखो, अब ये वाला जो आर्टिकल है हम ट्रिप्स के अंडर पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिप्स हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि ओवरऑल यहाँ पे
किस तरीके के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होते हैं। ठीक है, बोर हो गए आप लोग? मतलब अभी टाइम तो खैर 2 घंटा मेरे ख्याल से हो गया। टाइम कितना हो गया मैम 12:43। अच्छा ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे बहुत सारे अग्रीमेंट्स पढ़ते हैं, आरसेप पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आपके टीपीपी हो गया, ठीक है, और बहुत सारे अग्रीमेंट्स जो रहते हैं वो आपके इन 4-5 कैटेगरीज के अंडर आते हैं। वो कहाँ दे रखे हैं? वो आपके WTO के गाइडलाइंस में दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में कई बार पूछते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिबरल मार्केट कौन सी होती है, तो उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कई बार हम यहाँ पे MFN स्टेटस की बात करते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है। तो उसकी जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें उसका स्पेसिफिकली मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये अग्रीमेंट्स के बेसिस पे जो हम यहाँ पे हमें पता है कि मार्केट एक्सेस जो हम देना चाह रहे हैं, याद है ना पहला पिलर, ये जो मार्केट एक्सेस जो हम देना चाह रहे हैं कंट्रीज़ में, वो आपका मार्केट एक्सेस किसी अग्रीमेंट के थ्रू हो सकता है ना। तो अब उस मार्केट एक्सेस को बढ़ाने के लिए कंट्रीज़ अपना आपस में क्या करती हैं, अग्रीमेंट करती हैं, ठीक है। सबसे पहला जो लेवल होता है वो होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड लेवल, ठीक है। प्रेफरेंशियल ट्रेड लेवल में क्या होती है कि हम आपको प्रेफर करेंगे कि ठीक है, अगर यहाँ पे जापान ट्रेड कर रहा है या फिर चाइना ट्रेड कर रहा है इंडिया में आके, तो हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे कि जापान ट्रेड करें, ठीक है। तो ये सबसे पहला लेवल होता है जिसमें इकोनॉमिक एक्सेस जो है, मार्केट एक्सेस जो सबसे कम लेवल पे मिल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे नॉर्मल एक्सेस से ज़्यादा मिल रहा है। सबसे पहले लेवल का अग्रीमेंट जो यहाँ पे साइन होगा वो यहाँ पे होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अ प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ट्रेडिंग ब्लॉक, ठीक है, एक ट्रेडिंग ब्लॉक है दैट गिव्स प्रेफरेंशियल एक्सेस टू सर्टेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। जो भी है, जापान को हमने अगर यहाँ पे PTA का दर्जा दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जापान से यहाँ पे कुछ यहाँ पे मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पे हम यहाँ पे टैरिफ कम लगाएंगे, ठीक है। ओके, PTA कैन बी इस्टाब्लिश थ्रू अ ट्रेड पैक्ट। यहाँ पे आप क्या करेंगे, हमने सुना है ना कि यहाँ पे कंट्रीज़ के बीच में वेरियस पैक्ट्स होते हैं। तो अगर ऐसा बोलेंगे कि हमने यहाँ पे क्या है, जापान के साथ हमने प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लिया है, तो उसका मतलब क्या होगा, वो यहाँ पे जापान में जिस प्रोडक्ट पे हमने इंडिया और जापान के बीच में जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पे साइन किया है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, उसको आप थोड़ा सा आसानी से अपने मार्केट में आने की जगह दोगे, ठीक है। तो ये होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको टैरिफ आपको रिड्यूस करने पड़ेंगे। अच्छा, अब जब यहाँ पे इंडिया चाइना की जब बात हो रही थी, ठीक है, तो इंडिया चाइना में यहाँ पे हमने क्या किए थे, मोबाइल ऐप्स बैन कर दिए थे, ठीक है। जो 59 ऐप्स थे उनको हमने बैन कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो चाइना है वो यहाँ पे WTO की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो जनरल काउंसिल जो है वहाँ पे पहुँच जाता है कि यहाँ पे इंडिया जो है, हमारे बीच में कोई भी अग्रीमेंट साइन नहीं है कि भाई यहाँ पे लिमिट करना है या फिर कुछ यहाँ पे आप रोक लगा सकते हो। ये तो सीधे सीधे WTO के टैरिफ का वायलेशन हो गया कि भाई आपने यहाँ पे क्या किया, हमारे ट्रेड को यहाँ पे बंद कर दिया है, लेकिन हमारे बीच में कोई अग्रीमेंट साइन ही नहीं है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो वहाँ पे अग्रीमेंट जो है, उन्होंने बोला कि एग्रीमेंट साइन होना चाहिए, इससे पहले आप कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ स्टेप ले रहे हो, ठीक है। तो वो सीधे पहुंच जाते हैं। तो एनीवेज यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि सबसे पहला चरण जो रहता है किसी अग्रीमेंट का, इकोनॉमिक अग्रीमेंट का, वो रहता है प्रेफर कर रहे हो आप किसी को, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला रहता है। अब देखो इस टाइप के अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो यहाँ पे आपका जो एशिया पैसिफिक ट्रेड अग्रीमेंट है, ठीक है, ये यहाँ पे आपकी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के बीच में एस्कैप जो है, इसका इनिशिएटिव था। तो इसमें यहाँ पे कुछ कंट्रीज आपस में किसी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे फेवर कर रही होंगी। उसी के बाद यहाँ पे इंडिया मर्कोसर प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट है। मेरे ख्याल से मर्कोसर शायद जो आपकी जो मेक्सिको और वो जो साउथ अमेरिकन इकोनॉमीज़ जो हैं, ठीक है, उनके बीच में शायद ये मर्कोसर साइन हुआ है। वेनेजुला है, ठीक है, ये शायद मर्कोसर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, मर्कोसर वाली कंट्रीज वो होती हैं। तो उनके बीच में, इंडिया के बीच में यहाँ पे कौन सा साइन अग्रीमेंट हुआ होगा, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। अब आपको न्यूज़ में ये टर्म्स समझ आ जाएंगी ना कि हर एक शब्द का यहाँ पे मतलब होता है, ठीक है। यस मैम।
तो याद रखना है इनको, ठीक है। तो अभी हम पहले चरण पे चल रहे हैं। फिर इससे ज़्यादा थोड़ी सी और मार्केट एक्सेस कहाँ पे बढ़ाया जाएगा, जो इसका सेकंड लेवल होगा। कौन सा सेकंड लेवल है, जो आपका FTA है। हम कहते हैं ना, अभी इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया FTA साइन करने के चक्कर में है, किससे, यूरोपियन यूनियन से। तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे अगर हम PTA से बात करेंगे FTA में, तो FTA में ज़्यादा हमें राहत मिलेगी, ज़्यादा एक्सेस मिलेगा। तो एक लेवल ऊपर हम जब जाते हैं तो हमारे कौन से एग्रीमेंट्स आते हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। मतलब कि यहाँ पे जो आपके ये ट्रेड ब्लॉक आप यहाँ पे कोई बनाते हैं, जैसे हमने इंडिया और यूरोपियन के बीच में, यूनियन के बीच में हमने FTA साइन किया, तो ये क्या करता है काम, इट एलिमिनेट्स द टैरिफ्स, इम्पोर्ट कोटास एंड प्रेफरेंसेस ऑन मोस्ट इफ नॉट ऑल। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ कुछ सामान की बात कर रहे थे, यहाँ पे मोस्ट सामान की थोड़ी सी यहाँ पे प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड बिटवीन देम, देखो सर्विसेज भी हैं यहाँ पे आ रही हैं। दस देर इज ओनली अ नेगेटिव लिस्ट, मतलब यहाँ पे आपके क्या थे, यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ पे 10 में से कितने प्रोडक्ट थे, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स होंगे। यहाँ पे आप क्या है, 10 में से आप मान लो कि 8 प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट की आप बात करोगे कि 2 प्रोडक्ट जिन पे हम नहीं दे रहे हैं, FTA साइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपके कुछ अग्रीमेंट्स रहते हैं, हमने यहाँ पे आसियान के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है, तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आसियान कंट्रीज कौन सी होती हैं, ये फिलीपींस, थाईलैंड। इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब यहाँ पे आपका जो म्यांमार से स्टार्ट होता है, हमारा बांग्लादेश से लगा हुआ, म्यांमार से जब हम पैसिफिक वाले साइड में, जो आपको फिलीपींस मिलती है, फिर आपको क्या मिलती है, इंडोनेशिया मिलती है, ऐसे करके जो 10 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ब्रूनेई है, ठीक है, Yes, और Brunei, Indonesia. हाँ, ये जो 10 कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे लाई कर रही हैं इंडियन ओशन के बीच में और पैसिफिक ओशन के बीच में, इंडो पैसिफिक एरियाज़ में। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ जो हैं इनको आसियान कंट्रीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो अब आसियान और इंडिया के बीच में हमारा एक हो रखा है FTA। यही एक रीज़न था जो हमने RCEP जो साइन करना था, हमें RCEP हमने साइन नहीं किया इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो RCEP था, RCEP में कौन कौन था, इसमें आसियान कंट्रीज थी। ठीक है, आसियान कंट्रीज़ के साथ 6 कंट्रीज़ यहाँ पे और जोड़ी जा रही थी। कौन सी थी, इसमें जापान था, चाइना था, ऑस्ट्रेलिया था, साउथ कोरिया था, और क्या था, एक और कंट्री थी, एक और कंट्री थी, मुझे याद नहीं आ रही है। ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पे था। तो इंडिया यहाँ पे क्या कह रहा था, इंडिया कह रहा था कि भाई हमारा आसियान के साथ तो पहले से ही FTA साइन हो रखा है, हमें ज़रूरत नहीं है, हम इनके साथ तो पहले से ही ट्रेड कर रहे हैं। अब जापान यहाँ पे इसमें होगा क्या कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा FTA साइन नहीं है, चाइना के साथ हमारा FTA साइन नहीं है। जब हमारा FTA साइन नहीं है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है चाइना के साथ, तब सोचो कि इतना ज़्यादा हमारा ट्रेड है उनके साथ। अगर हम FTA साइन कर देंगे चाइना के साथ, तो सोचो कितना ज़्यादा हो जाता है। अगर हमने यही FTA का एक्सेस जो हमने दे दिया होता, मतलब अगर हमने यहाँ पे RCEP साइन कर लिया होता, ठीक है, तो RCEP में हमें मार्केट एक्सेस किसको दे रहे होते हैं, RCEP के अंडर चाइना को दे रहे होते हैं। ठीक है, अब इनके साथ तो हमने ऑलरेडी कर रखा था RCEP में, मतलब हमने आसियान के साथ अलग से कर रखा है। तो RCEP अगर साइन करते तो चाइना को भी यहाँ पे हमारे मार्केट का एक्सेस मिल जाता, और ट्रेड जो हम यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने की बात करते हैं, वो हमारा बढ़ जाता, हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाते। ठीक है, तो ये जो है इंडिया यहाँ पे प्रेफर करता है ज़्यादातर कि हम यहाँ पे बाईलेटरल, कंट्री टू कंट्री, यहाँ पे जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है उसके साथ हम जाके यहाँ पे क्या साइन करें, FTA साइन करें। ठीक है, तो हमारा मकसद था कि RCEP जो है, हम यहाँ पे इतना तो एक्सपोर्ट भी नहीं करते हैं। कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट रहता है USA में, उसके बाद हम यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया को यहाँ पे RCEP को काउंटर करने के लिए साइन करना पड़ेगा FTA विद यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जॉन मॉरिसन के साथ आपकी जो भी बातचीत रहेगी, ही इज़ ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड। और यहाँ पे इंडिया को ये लोग ऑब्वियसली आते हैं कि यहाँ पे एज अ काउंटर खड़ा करें फॉर इन फ्रंट ऑफ चाइना। तो इंडिया को इकोनॉमिक पावर जो है बनाना पड़ेगा, और EU भी जो है इंडिया के साथ यहाँ पे FTA साइन करने में इंटरेस्टेड। ठीक है, तो RCEP को काउंटर करने के लिए इंडिया को यहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये यहाँ पे मेंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं RCEP से रिलेटेड, तो 1-2 काउंटर आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि क्यों यहाँ पे हम
आरसेप साइन नहीं कर रहे हैं और कहाँ पे हम कौन से एफटीए की तरफ हम ज़्यादा साइन जा रहे हैं, ठीक है। तो एफटीएज आपके वो होते हैं, ओके। फिर देखो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसमें एक और आप लेवल ऊपर जाओगे, ठीक है। व्हेन द कंट्रीज गो beyond FTA and agree for the greater degree of the economic integration, which includes the improving attractiveness to the capital and the human resources and to expand the trade and investment, it would result in सेपा या सेका, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा स्कोप जो है यहाँ पे वाइडर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप सर्विसेज को भी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दोगे कि ठीक है डिफरेंट सर्विसेज जो है, मतलब अगर यहाँ पे इंडियंस जाके जापान में काम करते हैं तो वो अगर यहाँ पे कोई सेका या सेपा अग्रीमेंट साइन करते हैं तो यहाँ पे आप सर्विसेज जो हैं वो बढ़ा सकते हो, ठीक है। सेपा वाला जो है हम इतना वाइडली यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे न्यूज़ में जो रहता है वो यहाँ पे रहता है कौन सा, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है। और प्रेफरेंशियल भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ठीक है। फिर अब क्या करें, आपने यहाँ पे हमें पता है कि पोर्ट पे या फिर जब भी कंट्री की बाउंड्री में यहाँ पे बॉर्डर में एंटर करते हैं तो वहाँ पे लगता है कस्टम्स ड्यूटी लगता है, कस्टम्स टैरिफ लगता है। तो आप क्या करो, आप ये कस्टम्स जो हैं कस्टम्स को यहाँ पे एक ही कर दो, मतलब यहाँ पे जितना कस्टम तुम लगाओगे उतना हम लगाएंगे, इसको आप एक यूनियन बना दो कॉमन सी, ठीक है। तो ये जो होता है इसमें ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर कंट्रीज में ये कस्टम्स जो है यहाँ पे रेगुलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, कस्टम्स यूनियन। एंड अग्रीमेंट अमंग द कंट्रीज, कुछ कंट्रीज यहाँ पे आके सहमति जता सकते हैं to have a free trade among themselves and to adopt the common external barriers against any country interested in exporting to these countries, जैसे कि यहाँ पे ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी हो गई, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल होगी, मर्कोसर हो गई। ये ज़्यादातर जो कस्टम्स यूनियन जो लग रहा है वो ऐसी कंट्रीज़ में लग रहा है जहाँ थोड़ी सी जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी हो, ठीक है। कि जैसे नाफ्टा है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका फैसिलिटेशन ट्रेड अग्रीमेंट, हालांकि ये एफटीए में है, ठीक है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज थी, ठीक है, कनाडा है, आपका यूएस है, मेक्सिको है, इनके बीच में नाफ्टा जो है वो साइन हुआ था कि ये आपस में ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करेंगे। उसी तरीके से अगर कोई और जोग्राफिकल यहाँ पे सुविधा रहती है, ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज को आपस में ट्रेड करना है तो वो क्या करेंगे, इस यूनिट में अपना एक यहाँ पे कॉमन कस्टम्स यूनियन बना सकते हैं, ठीक है। तो सेम टैरिफ जो है यहाँ पे लगेगा, चाहे आप यहाँ पे ब्राज़ील में चले जाओ, चाहे आप वेनेजुएला में चले जाओ, चाहे आप अर्जेंटीना में चले जाओ, तो वो यहाँ पे होगा किसके अंडर, मर्कोसर के अंडर। मर्कोसर क्या है, कस्टम्स यूनियन है, सेम टाइप के कस्टम्स यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। तो ये अग्रीमेंट्स जो हैं बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर इसमें कंट्रीज़ आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकती हैं, आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रीज़ बहुत सोच समझ के आपस में अग्रीमेंट बनाती हैं। हर लेवल जो होता है अग्रीमेंट का अलग अलग होता है, ठीक है। और ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये WTO की गाइडलाइंस के अंडर यहाँ पे डिसाइड हो रही है ये सारे लेवल्स, ओके। मैम हम्म कस्टम यूनियन को फिर से एक बार ब्रीफ में बता दीजिए ना, नहीं समझ में आया। हाँ, देखो कस्टम्स यूनियन ये है, ये साउथ अमेरिका मानो, ठीक है। साउथ अमेरिका में ये आपका ब्राज़ील हो गया, ठीक है, फिर आपका ये चिले हो गया, फिर आपका अर्जेंटीना हो गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, वेनेजुएला हो गया, ठीक है। तो अब ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इनको कंट्रीज़ को क्या करना है, एक ही सेम टैरिफ लगाना है, ठीक है। सेम टैरिफ लगाना है कि यहाँ पे इस कंट्री से सामान जाए तो यहाँ पे इतना ही टैरिफ लगे, इस कंट्री से एक सेम सामान जाए तो उतना ही लगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक्सटर्नली कोई सामान आ रहा है इनके पोर्ट्स पे, ठीक है, इनके कस्टम्स वाले ऑफिस जो है, इनके कस्टम्स जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, कहीं से भी अगर यहाँ पे सामान आ रहा है बाहर से, मतलब जो ये कंट्री यहाँ पे इंपोर्ट कर रही है वो। तो एन अग्रीमेंट अमंग द कंट्रीज टू हैव फ्री ट्रेड अमंग देमसेल्व्स, ठीक है, या तो एक ये आपस में ट्रेड कर रही हो, या फिर टू अडॉप्ट कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स, या बाहर से जो सामान आ रहा है उनके प्रति आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट, देखो ये इसका लगाने का फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आपका यहाँ पे अर्जेंटीना है और आपका ब्राज़ील है, ठीक है, और आपका क्या है, चिले है, ठीक है, ABC है। ABC में एक ये याद कराया था मैंने आपको, कौन सा, लिथियम ट्रायंगल पाया जाता है, याद है? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ABC अगर ये कंट्रीज हैं, अब देखो ये यहाँ पे अर्जेंटीना लगा रहा है 10% की कस्टम ड्यूटी, ब्राज़ील लगा रहा है 11% की कस्टम ड्यूटी, और यहाँ पे चिले लगा रहा है 9% की कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पे कोई बाहर से सामान आ रहा है तो कौन यहाँ पे कहाँ पे जाना प्रेफर करेंगे? जो यहाँ पे सामान होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे यहाँ पे क्या बेच रही हूँ, मैं यहाँ पे स्टील प्रोडक्ट अगर मैं यहाँ पे बेच रही हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चाहूँगी कि जहाँ पे मुझे कम टैक्स देना पड़े, जहाँ मुझे कम कस्टम्स ड्यूटी देनी पड़े, मैं सी कंट्री में जाऊँ, ठीक है। तो क्या होगा, सी कंट्री के जो यहाँ पे यहाँ पे जो ट्रेड होगा वो बूस्टअप होगा, क्योंकि ये यहाँ पे कस्टम्स जो हैं यहाँ पे कम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए और बी का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये लोग एक सेम कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, किसके अंडर, कस्टम्स यूनियन ये बना देंगे अपना एक, अब ये कहेंगे तुम भी 9% लगाओ, तुम भी 9% लगाओ, और तुम भी 9% लगाओ, ठीक है। तो कस्टम्स यूनियन के अंडर एक तो ये होगा कि इनका एक कस्टम्स वाला जो रहेगा, ताकि बाहर से जो सामान आ रहा है उनको यहाँ पे कंपटीशन, इन तीनों के बीच में एटलीस्ट ये कंपटीशन ना कराएं, चाहे उसे अर्जेंटीना में भेजना है सामान, चाहे यहाँ पे ब्राज़ील में भेजना है, या फिर उसे यहाँ पे चिले में भेजना है, तो एक सेम कस्टम्स लगेगा, कस्टम्स यूनियन, ठीक है। और दूसरा इनके आपस में भी जो है कस्टम्स या ट्रेड जो कर रहे होंगे वो भी सेम उस पर करेंगे, एक अग्रीड टैरिफ पे। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल है मर्कोसर का। मर्कोसर जो हमारी ये वाली साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट साइन कर रखा है। फिर आपकी जो गल्फ कोऑपरेशन GCC कंट्रीज़ जो हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं GCC में? 6 कंट्रीज़ हैं, है ना, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं। ईरान को छोड़ दें, उसमें ईरान नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कौन प्रेजेंट है, सऊदी प्रेजेंट है, तो ईरान को याद रखना, ईरान नहीं है, सऊदी है, फिर आपका बहरीन है, बहरीन UAE है, ठीक है, और कौन है, ओमान है, कुवैत है, कतर है, ठीक है, ऐसे करके 6 कंट्रीज़ हैं जो कि GCC बनाती हैं, और उस GCC ने आपस में ट्रेड करने के लिए, और बाहर से कोई यहाँ पे इंपोर्ट आ रहा है, कस्टम्स ड्यूटी उनके कॉमन रहते होंगे इन सारे 6 कंट्रीज़ के जो कि अंडर GCC हैं। तो GCC में यहाँ पे कस्टम्स यूनियन होगा, ठीक है, अब समझ आया? यस मैम, अभी क्लियर हो गया। ओके, ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो कॉमन मार्केट क्या होती है। ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं, इनसे आपको पूरी दुनिया की मार्केट क्या है, कौन सी कंट्री यहाँ पे किस तरीके से व्यापार करिए, ये पूरा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ WTO के अंडर चल रहा है। अब देखो कॉमन मार्केट क्या होती है, द टाइप ऑफ कस्टम्स यूनियन where there are common policies on the product regulation and free movement of the goods and services, लेबर कैपिटल, ठीक है। अब देखो कस्टम्स यूनियन था, इससे हम एक लेवल ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पे गुड्स की हम बात नहीं, गुड्स की बात कर रहे थे, अब इनमें आप सर्विसेज भी जोड़ दो, इसमें आप इन्वेस्टमेंट भी जोड़ दो, ठीक है। इसमें थोड़ी सी वैरायटी, बास्केट ऑफ गुड्स बढ़ा दो, जो यहाँ पे आप जिन पे आप कस्टम्स एक सेम लगा रहे थे उसको थोड़ा सा बढ़ा दो, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका एक कॉमन मार्केट के तरीके से हो जाएगा, ये है ना, कॉमन मार्केट टाइप हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टम यूनियन ही है ये, लेकिन उसके अंडर आपने क्या किया, आपने जो प्रोडक्ट्स थे आपने पॉलिसी भी सेम बना दी। मान लो कि ABC कंट्री है, ठीक है, कस्टम्स तो सेम लगा रही थी 9%, 9%, 9%, लेकिन अब ये क्या कर रही है, इनकी पॉलिसीज भी, जो डोमेस्टिक पॉलिसीज भी हैं वो भी सेम लग रही हैं, ठीक है। तो एक लेवल ऊपर जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्टील प्रोडक्ट लेके जाऊँगी, तो मैं यहाँ पे मैं इन तीनों के बीच में कंपटीशन नहीं करूँगी कि मुझे A में जाना है, B में जाना है, C में जाना है, क्योंकि इनकी यहाँ पे सरकारी सुविधा भी सेम है, ठीक है। हो सकता है अब मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूँगी कि ठीक है मुझे अब किस कंट्री में जाना है, तो ये एक इक्वल लेवल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे मुझे इक्वल मार्केट मिल रहा है इन तीनों कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ये पहले तो एक कस्टम यूनियन थी, कस्टम यूनियन में अगर आपने पॉलिसीज़ भी सेम बना दी तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन मार्केट हो जाएगा, ठीक है। ओके, इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है, इकोनॉमिक यूनियन सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा क्या है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक यूनियन इज अ टाइप ऑफ ट्रेड ब्लॉक विच इज composed of common market with a customs union,
मतलब ये पूरा कॉमन मार्केट तो है, अब कॉमन मार्केट में आप ऐड करो यहाँ पे कस्टम यूनियन भी बना दो, इसको कॉमन मार्केट भी बना दो, ठीक है। दोनों जो लेवल 4 और 5 थे, ये लेवल को इंक्लूड करो और ये लेवल को इंक्लूड करो, कॉमन मार्केट को, ठीक है। इन दोनों को इंक्लूड कर दो तो एक हमारा एक और लेवल ऊपर जब हम जाते हैं तो वो क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक यूनियन कहलाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जितनी भी कंट्रीज रहेंगी इनमें यहाँ पे कॉमन पॉलिसीज रहेंगी प्रोडक्ट रेगुलेशन पे, और यहाँ पे मूवमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स रहेगा, सर्विसेज रहेंगी। जो भी यहाँ पे रॉ मटेरियल्स भी इनफैक्ट जो यहाँ पे अगर स्टील का प्रोडक्ट मुझे जर्मनी से यहाँ पे फ्रांस में लेके जाना है तो वो भी यहाँ पे जर्मनी में सेम प्राइस पे मिलेगा और यहाँ पे फ्रांस में भी सेम प्राइस पे मिलेगा। लेबर जर्मनी में भी सेम कॉस्ट पे मिलेगी, फ्रांस में भी सेम कॉस्ट पे मिलेगी, ठीक है। तो कैपिटल और लेबर की कॉस्ट जो है इन पूरी इस इकोनॉमिक यूनियन में सेम कॉस्ट पे मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जर्मनी में आपको महंगा लेबर मिल रहा है और आपको फ्रांस में जो है सस्ता लेबर मिल रहा है। अगर ऐसा होगा तो फिर मैन्युफैक्चरिंग तो फ्रांस में शिफ्ट हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे यूरोपियन यूनियन जो है वो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक यूनियन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या सेम है, यहाँ पे एक तो वो लोग पहला लेवल फॉलो कर रहे हैं, कॉमन मार्केट भी है उनकी, है ना, हमें पता है कि वहाँ पे कॉमन मार्केट है। कॉमन मार्केट में यहाँ पे कस्टम्स यूनियन जो है सेम लग रहे होंगे, कस्टम यूनियन भी होगा फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फैक्टर्स इनफैक्ट जो प्रोडक्शन के हैं, लेबर भी सेम है, कैपिटल भी सेम है, ठीक है। और एक एक्सटर्नल, अब ये मिल के यूरोपियन यूनियन में अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो ट्रेड नहीं कर रही हैं। अब हम यहाँ पे FTA साइन कर रहे हैं तो हम पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ साइन कर रहे हैं ना, हमने अलग से तो साइन नहीं किया है। हमने ऐसा तो नहीं किया है कि, मतलब अलग से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हमने ऐसा तो किया नहीं है कि यहाँ पे इंडिया का हो, मतलब अलग से कर रहे हैं नीदरलैंड्स के साथ। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे इकोनॉमिक यूनियन के साथ करेंगे, मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ हम एक साथ यहाँ पे FTA जो है यहाँ पे साइन करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक यूनियन समझ आ गया कि क्या होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है यूरोपियन यूनियन। सारी पॉलिसी, सारा ट्रेड टैक्स सब बराबर लगाएंगे ये लोग आपस में। इनफैक्ट इनके जो लोग होते हैं वो भी मूव करते हैं, ठीक है। और वही जो अभी है, यूरोपियन यूनियन से कौन अलग हुआ था, UK अलग हुआ था, ठीक है। एक तो वो वहाँ पे ज्योग्राफी में यहाँ पे जो पूरा आपका यूरोप है उससे थोड़ा सा अलग होता था, ठीक है। तो उनको यहाँ पे दिक्कत होती थी, तो इसीलिए यहाँ पे वो कहते हैं कि हम तो यहाँ पे इकोनॉमिक पावर हैं, और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में बहुत ही वीकर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आपका ग्रीस हो गया, इटली हो गया, इन पे बहुत सारा कर्जा है, ठीक है। इनकी रेटिंग्स काफ़ी कम है, क्रेडिट रेटिंग जो है कि कम है, इन पे कर्जा बहुत है। तो ये कहाँ से कर्जा लेती हैं, यहाँ पे जो पूरा यहाँ पे इकोनॉमिक यूनियन है, ठीक है। तो इकोनॉमिक यूनियन में कोई कंट्री यहाँ पे खराब परफॉर्म करेगी तो उसका यहाँ पे इम्पैक्ट बड़ी कंट्री पे भी पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जर्मनी सबसे अच्छी कंट्री है जिसका बैलेंस शीट सबसे अच्छा होगा, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये फंड देगा इस यूरोपियन यूनियन में। तो यहाँ पे अगर इनका यहाँ पे ग्रीस का यहाँ पे बैलेंस शीट खराब हो रहा है तो यहाँ पे इकोनॉमिक यूनियन से ये लोग लोन्स लेंगे, और वो लोन्स कहाँ से आएंगे, जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज होंगी, जर्मनी होगी। तो फिर यहाँ पे UK ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में सोचा कि भाई हमारे लिए तो ये हम यहाँ पे अपना करेंसी भी अलग चला रहे हैं, हम पाउंड में यहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो हमारे लिए जो यूरोपियन यूनियन से निकलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और हम अपनी अलग से ट्रेड पॉलिसी चलाना चाहते हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, आपका करेंसी भी सेम कर दें, मॉनेटरी यूनियन, मॉनेटरी, तो वो क्या हो जाएगा, मॉनेटरी यूनियन, ठीक है। जैसे कि यूरो चलती है पूरे यूरोपियन यूनियन में, 19 कंट्रीज़ जो होंगी यूरोपियन यूनियन में, ठीक है। उसमें से भी 19 कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज़ हैं, 27 कंट्रीज़ है ना आफ्टर ब्रेक्सिट। तो उसमें से भी Yes, ma'am. 19 कंट्रीज शायद ऐसी हैं जिसके अंदर यहाँ पे कौन सी करेंसी चल रही होगी, यूरो चल रही होगी, ठीक है। तो इनका भी एक और स्पेसिफिक अंडर एक ग्रुप रहेगा, यूरोजोन उसको बोलते हैं। यूरोजोन सुना है ना। तो यूरोपियन यूनियन में और ये जो 19 कंट्री हो जाएंगी जिन्होंने करेंसी भी सेम अडॉप्ट की है, तो वो यूरोजोन कंट्रीज कहलाएंगी, ठीक है। और वो क्या होगा, उनका अपना एक मॉनेटरी यूनियन होगा कि वो यहाँ पे यूरो में ट्रेड करेंगी, ठीक है। ये समझ आ गया सबको। Yes, ma'am.
ओके, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस एक और ब्रीफ में देखनी है, वो हम कल देख लेंगे। और एक चीज़ और है यहाँ पे, हाँ, ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट भी देख ही लो इसमें वैसे। वो मार्केट एक्सेस की मैंने बात की थी, जो अग्रीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं। प्रिंसिपल्स मतलब कि क्या आप अपने रूल्स जो हैं वो फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से मिस हो गया है। चलो ये हम कल देख लेंगे। और हम यहाँ पे जो दोहा अग्रीमेंट है, इंडिया का क्या स्टैंड है दोहा अग्रीमेंट में, इंडिया से रिलेटेड थोड़े से इश्यूज देख लेंगे। और और जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना करते हैं। ये आप लोग के लिए आज के लिए बहुत सारा डेटा हो गया है। ठीक है, इसको जाके रिवाइज करना या और शॉर्ट नोट इसके बना लेना कि यहाँ पे सारे उसमें क्या क्या है। ठीक है, सबको समझ आया? यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, अभी तो ट्रिप्स अग्रीमेंट भी बचा है ना। ट्रिप्स अग्रीमेंट हम कल देखेंगे। मैम ये Okay, स्लाइड ma'am. भेज देना ना ग्रुप में। ये स्लाइड्स भेज दूँ? यस मैम। ठीक है, मैं भेज दूँगी। ठीक है, तो कल हम यहाँ पे 11 बजे ही मिलते हैं। और आई गेस यहाँ पे कल दोबारा से 1.5 घंटे की क्लास तो मिनिमम रखते ही हैं। ठीक है, वरना ये ख़त्म नहीं होगा। इसमें बहुत एक्सक्यूज मी सारी मैम। चीज़ें जो हैं इकट्ठी हो रखी हैं। हाँ, हाँ जी बेबी। मैम कल से मेरा क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कितने बजे बेबी? Yes, ma'am. कॉलेज की क्लासेस रहेंगी। हाँ, तो बताओ फिर कितने बजे करना है? मैम तो ये जो आफ्टरनून वाला टाइम है ये सबके लिए सेम नहीं हो पाएगा क्योंकि सबके तो क्लासेस टाइमिंग अलग अलग टाइम पे होती अच्छा, है। तो कौन सा टाइम फेवरेबल है आप लोग के लिए? 3 बजे वाला कि 11 बजे वाला कि 10 बजे वाला, या रात में? मैम 3 बजे वाला भी ठीक है और रात वाला भी ठीक है क्योंकि उस टाइम क्लासेस नहीं चलती हैं। अच्छा, ठीक है। तो बट मैम ज्योग्राफी मिस हो जाएगी। ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी के बाद ले सकती हूँ मैं फिर। मतलब ज्योग्राफी तो चलेगी क्योंकि वो सिर्फ 3 दिन ही हो रही है उसमें। तो फिर ज़्यादा स्कोप नहीं है ना मिस करने का। 3 दिन ही हो रही है वो हफ्ते में। तो जैसे आपका पॉलिटी होता है और जैसे आपका ज्योग्राफी होता है, उसके बाद हम 1 घंटा अगर कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन आपका नॉर्मल क्लास ही आपका चल रही है 9 बजे तक, पॉलिटी की, है ना? यस मैम। तो यस मैम। यस मैम। 3 बजे सब लोग तैयार हो क्या? यस मैम। ओके मैम। ठीक है, तो 3 बजे से कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक एक्सटेंड होगा ये। ठीक है, तो कल हम देखते हैं कि कल यहाँ पे WTO जो है सारे अग्रीमेंट्स देख लेंगे। अग्रीमेंट्स मतलब कॉन्फ्रेंस, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस देखेंगे कि सब में यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन है। और बस, ठीक है। मेन यहाँ पे देखेंगे। वैसे तो 12-13 कॉन्फ्रेंस है, वो सबको नहीं देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ओके। कि जैसे अभी मैंने एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात करी। ठीक है, जो इंडिया लगाता है जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, जब बहुत ज़्यादा कम दाम में यहाँ पे चाइना भेजता है, तो वो यहाँ पे किस कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी और वो मेजर्स क्या होते हैं। जैसे कि वो सेफ गार्डिंग मैकेनिज्म्स होते हैं। तो वो हांगकांग में ऐसी उसकी बात हुई थी, 2005 में बात हुई थी। तो वो सब हम देखेंगे। अ, वो यहाँ पे ठीक है, चलो। और कोई डाउट पूछनी है तो आप रुक जाओ, और नहीं है तो फिर आप लोग क्लास छोड़ सकते हो। कल देखते हैं 3 बजे। मैम